नमस्कार। तो अब तक बिहार दरोगा एग्जाम में केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र से जितना भी प्रश्न पूछा गया है, उसको एक जगह अलग कर दिया गया है और उसके बाद डिटेल उसका सॉल्यूशन करवाया गया है। सॉल्यूशन मतलब खाली नहीं है कि क्वेश्चन माने लिए उसके बाद आगे बढ़ गए, नहीं। पूरा जितना भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा सकता है, उसको आपको बताया गया है। जैसे हम बोलते हैं, पिछले साल में पूछे गए प्रश्न को ही अगर तैयारी के आधार बनाइएगा, तो उससे ही क्या है, आपको तैयारी हो जाता है मैक्सिमम। क्योंकि देखिए क्या होता है, हम लोग पिछले साल में पूछे गए प्रश्न को तैयारी करने का आधार बनाने का मतलब क्या सोच लेते हैं, खाली क्वेश्चन आंसर नहीं। देखिएगा आगे इसमें वीडियो में बताया जाए किस तरह से आपको किया गया है, ठीक है ना। और ऐसे करके टोटल सारे सब्जेक्ट का किया गया है और बोल सकते हैं कि 125 के आसपास इसमें लेसन आपको आ जाएगा, ठीक है। इतना अगर कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, अब बिहार दरोगा आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हर एक विषय किया गया है और आप सभी का डिमांड था कि सर इसका कुछ फीस कम कर दिया जाए, तो आपसे पूछा गया था, जितना आप लोगों ने बोला है उतना ही कम कर दिया गया है। पहले 699 था, मात्र अब 199 रुपये आपको कर दिया गया है 10 सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पर। ये यहाँ का हेल्पलाइन नंबर है 8877573035। कोई दिक्कत होगा तो यहाँ बात कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी देखिए पूरा वीडियो देखिए। अच्छा, वीडियो में किस तरह से आपको चीज बताया जाता है, वीडियो में आपको इस तरह से चीज बताया जाता है कि पहले क्वेश्चन लिया जाता है और क्वेश्चन के बाद क्या है, उससे संबंधित जितना भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सारा चीज बताने का प्रयास किया जाता है। मतलब कि क्वेश्चन जो रहेगा उसको आपको समझाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा और पीडीएफ में जो इन्फॉर्मेशन रहेगा उसको भी पढ़ दिया जाएगा और फिर बाद में आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा वीडियो के नीचे, ताकि उसको डाउनलोड करके रिवीजन आप कर सकें, ठीक है। तो आइए वीडियो को देखते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको चीजें समझ में आएगी। चलिए सभी भाई बहन का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था उसका डिटेल सॉल्यूशन, और इसी क्रम में हम पहुंच गए आज केमिस्ट्री की ओर। सुना, इसमें सिर्फ सॉल्यूशन ही हम नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपको हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आपको किस तरह से तैयारी करना चाहिए। बाकी आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और क्या है, केमिस्ट्री में देखिए आपको 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था बिहार दरोगा में, गैल्वेनाइज्ड लौह चादरों पर निम्न में से किसका परत चढ़ा होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमको समझना है। होता क्या ना कि प्रीवियस ईयर से बच्चा तैयारी करते हैं, आंसर याद करके आगे बढ़ जाते हैं कि कोई गैल्वेनाइजेशन पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका जस्ता आगे बढ़ गया। नहीं, इससे जितना भी आ सकता है आपको पूरा पढ़ने का प्रयास करना है। साथ ही क्या करना है कि ऑप्शन में जो जितना दिया गया है सबको डिस्कशन करने का प्रयास करना है, मोटा मोटी, है ना। अब समझिएगा, यहाँ पर एक क्या है, गैल्वेनाइजेशन होता है। दो टर्म के बारे में आपको समझना है। ये टॉपिक क्या है आपको, जैसे देखिए जंग वगैरह लगता है ना, जंग वगैरह, तो जंग से बचाव के लिए प्रक्रिया अपनाते हैं। तो यहां पर समझना क्या है, दो टॉपिक को आपको साथ में पढ़ना है। एक पढ़ना है कि आपको गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। अब देखिए दोस्त, ये जो आपको गैल्वेनाइजेशन है ना, इसको कई बार क्या है कि आपको जेड से भी लिखता है, तो हमको मीनिंग में फोकस नहीं करना, हमको इसका अर्थ पर फोकस करना है। स्पेलिंग पर नहीं, अर्थ पर फोकस करना। एक होता है बाबू आपका वल्कनाइजेशन, वल्केनाइजेशन। ये देखिए दोनों क्या है, एक जैसा शब्द है, लगता है कि गैल्वेनाइजेशन हो गया वल्कनाइजेशन, तो दोनों में कंफ्यूजन हो गया। दोनों को समझना। देखिए गैल्वेनाइजेशन का हिंदी होता है जस्तीकरण। क्या होता है, जस्तीकरण होता है। जबकि इसको बोलते हैं सल्फरीकरण। क्या होता है, सल्फरीकरण। नाम ही हिंदी में स्पष्ट है, हिंदी में पकड़ा जाता है। देखिए लोहा पर क्या होता है, जो लोहा होता है, लोहा जिसको बोलते हैं आयरन, बोलते हैं आयरन। लोहा क्या होता है कि जब बाहर में छोड़ देते हैं तो हवा के नमी को ग्रहण करता है और केमिकल रिएक्शन करता है, और वो आयरन का क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। और उसी को बोलते हैं सिंपल भाषा में क्या करना, जंग लगना। आयरन ऑक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं कि जंग लग गया, है ना। अब जंग लगता है तो समझिए क्या होता है कि जंग लगने से क्या होता है कि लोहा खराब हो जाता है। अब बीपीएससी 67वीं पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जंग लगता है तो क्या होता है। तो जंग लगता है तो सबसे इसका लोहा का भार क्या होगा, बढ़ेगा। भार क्या होगा, बढ़ेगा, शुरू में बढ़ेगा, ठीक ना, क्योंकि लोहा का ऑक्साइड बना है तो भरेगा। लेकिन फिर वो ऑक्साइड क्या होता है, बाद में क्या होता है, गिर जाता है। झाड़िएगा तो जंग क्या होता है, आपको गिरता है। तो मतलब बाद में भार क्या होता है, घटता है। पहले खाली इतना ही तक क्वेश्चन पूछता था कि जंग लगेगा तो लोहा का भार बढ़ेगा घटेगा, तो बढ़ेगा। लेकिन अब क्वेश्चन पूछा गया था कि जंग लगने पर लोहा के भार पर असर क्या पड़ता है, तो पहले बढ़ेगा अब बाद में क्या होगा, घटेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए, क्योंकि आयरन जो है ये आपको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। कोई चीज जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। तो जंग लगना किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीकरण का। जंग लगना ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये पॉइंट क्लियर हो गया।
अब अगला समझना क्या है कि हम चाहते हैं कि इसके ऊपर जंग ना लगे, तो हम लोहा का जो लेयर होता है इसके ऊपर क्या करते हैं, एक जस्ता का क्या करते हैं, जस्ता का एक परत लपेट देते हैं, या जस्ता से पेंट कर देते हैं, जस्ता से कोटिंग कर देते हैं। तो क्या होगा कि जस्ता क्या करता है कि बाहर के नमी को इसे रिएक्शन करने नहीं देता है, ठीक ना। तब जंग लगने से क्या होता है, बच सकता है। तो जंग लगने से रोकने के लिए जो लोहा के ऊपर आपको जस्ता का पतला जो परत चढ़ाते हैं, इसी को जस्तीकरण बोलते हैं, इसी को गैल्वेनाइजेशन बोलता है। इस समझ में गया ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब आगे समझना क्या, ये वल्कनाइजेशन क्या होता है। देखिए, ये जो रबड़ होता है ना, रबड़, प्राकृतिक रबड़ क्या होता है, लेटेक्स से, क्या लेटेक्स वगैरह से प्राप्त किया जाता है, तो ये बहुत ही क्या होता है, मुलायम होता है, ठीक ना। अब इसमें थोड़ा सा कठोरता देना जरूरी है, क्योंकि कठोरता नहीं मिलेगा तो उसको एक निश्चित आकार में नहीं ढाला जा सकता है। अरे आकार में कुछ देंगे तब तो दस्ताना बनाएंगे, कुछ कुछ बनाएंगे। तो रबड़ में क्या करते हैं कि सल्फर को मिलाते हैं, सल्फर को बोलते हैं गंधक, क्या बोलते हैं, गंधक। रबड़ को सल्फर के साथ मिलाने की प्रक्रिया को बोलते हैं वल्कनाइजेशन, क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन या सल्फरीकरण। इसके माध्यम से रबड़ क्या होता है, थोड़ा सा आप कठोर हो जाता है, कोई दिक्कत है ना। तो मतलब कि गैल्वेनाइजेशन और वल्कनाइजेशन आपको समझ में आ गया, ठीक ना। अब इसके अलावा ये भी पढ़ोगे, जहां तो बोल रहे हैं कि रबड़ को कठोरता प्रदान करने के लिए सल्फर मिलाते हैं, कई बार आप पढ़ोगे। जो सोना होता है, सोना, जिससे आपको गहना वगैरह बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, सोना में कठोरता प्रदान करना है तो उसमें कॉपर मिलाते हैं। क्या बोले कि जो आपका सोना होता है, सोना, तो सोना में कठोरता प्रदान करना है तो उसमें क्या मिलाते हैं, तांबा मिलाते हैं। प्लस लोहा में कठोरता प्रदान करना है तो उसमें क्या मिलाते हैं, कार्बन, क्या, कार्बन। लोहा में क्या बोले कि लोहा में अब कठोरता प्रदान करना है तो क्या आपको कार्बन मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं। ये सब पॉइंट समझ में आ रहा ना, एक बार फिर समझाते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या हो गया कि लोहा के साथ क्या करते हैं, जिंक की जस्ता की परत चढ़ाते हैं, तो हो गया गैल्वेनाइजेशन हो गया। और रबड़ के साथ सल्फर, रबड़ के साथ सल्फर लगाते हैं तो वल्कनाइजेशन बोलते हैं। ये कठोरता रबड़ को प्रदान करेगा। और सोना के साथ तांबा जोड़ेंगे तो इसको क्या करेगा, कठोरता प्रदान करेगा। शुद्ध सोना का भी आभूषण नहीं बनता है, ठीक ना। आभूषण बनाने के लिए क्या होता है, उसमें तांबा मिलाया जाता है ताकि कठोरता प्रदान किया जा सके। और लोहा के साथ जब कार्बन मिलाते हैं तो लोहा क्या होता है, कठोर होता है। इतना समझ में गया। तो इस सारे चीज को एक जगह आपको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए था। इसके अलावा क्या कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो सबको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये तो समझ में आ गया कि गैल्वेनाइज्ड लोहा चादर पर किसका परत चढ़ा होता है, बताइए, जस्ता का। अब आइए, लोहा को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तो हवा एवं नमी की उपस्थिति में रासायनिक क्रिया करता है, केमिकल रिएक्शन करता है, जिसको समान भाषा में बोलते हैं कि जंग लग गया है। ठीक है, आगे चलिएगा। जंग का समान सूत्र है Fe2O3, यहाँ पर वाटर हो गया, है ना। मतलब कि बना गया आयरन का ऑक्साइड। ये क्या बन गया, आयरन का ऑक्साइड बन गया, है ना। फेरिक ऑक्साइड इसको बोल सकते हैं, आयरन का ऑक्साइड। जंग लगने से लोहा क्या होता है, खराब हो जाता है, एवं इसमें क्या होता है, क्षरण, ओरिजिन, मतलब क्या होता है, इससे परत टूट के क्या होता है, अलग होना शुरू होता है। अगला क्या बोले, जंग की परत क्या होता है, लाल और भूरा रंग का होता है। कैसा होता है, लाल और भूरा रंग का होता है। जंग बनने की प्रक्रिया कैसा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये क्वेश्चन पूछेगा, जंग लगने की अभिक्रिया क्या है, आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। फिर क्या बोले कि जंग लगने से लोहा का भार क्या होता है, बढ़ता है। पहले इतना ही तक क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अब क्या क्वेश्चन बीपीएससी 67 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जंग लगेगा तो लोहा का भार पहले क्या होगा, बढ़ेगा, अब बाद में क्या होगा, घटेगा। ये भी पॉइंट देखना है, ध्यान रखना है कि जंग लगने पर लोहा का भार पहले तो बढ़ता है, अब बाद में क्या होता है, घटता है। आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ता या जिंक की परत चढ़ा दिया जाता है। और लोहा पर जस्ता लगाने को ही जस्तीकरण बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ऐसी को यशद लेपन कहते हैं। तो कई बार ये भी पूछता है कि यशद लेपन में क्या होता है, लोहा के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं। मतलब कि तीन शब्द, जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन और क्या हो गया, यशद लेपन। ये तीनों का मतलब एक ही है, लोहा के ऊपर क्या करेंगे, पड़ा चाहेंगे। आगे, लोहे पर जंग हम चाहते हैं कि ना लगे तो क्या कर सकते हैं, एक तो जिंक कपड़ा चढ़ा देंगे, या तो क्या करेंगे, उसके ऊपर पेंट लगा देंगे। घर में जो दरवाजा वगैरह होता है उसको पेंट करते हैं ताकि जंग ना लगे, ठीक है ना। इसके अलावा क्या उसके ऊपर ग्रीस लगा सकते हैं, मोबिल तेल की परत चादर चढ़ा देंगे, ठीक है। अगला क्या बोले कि लोहा को मिश्र धातु में परिवर्तित करते हैं। मिश्र धातु मतलब कई धातु को मिलाकर बनाते हैं। इसे क्या हो गया, कॉपर के साथ क्या कर दिया, जिंक मिला दिया, कॉपर के साथ, है ना, टीन मिला दिया, है ना। इस सब को बोलते हैं मिश्र धातु। कौन सा मिश्र धातु में क्या क्या होता है, हमारा अलग टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा गया तो वहां पर हम चर्चा करेंगे, फिलहाल समझिए। तो इसको ऊपर क्या है कि मिश्र धातु में भी बदला जा सकता है। एक क्या है कि लोहा को जंग से बचाने का क्या था, आपको उपाय था, ठीक है ना। आगे चलिएगा। अब कुछ और पॉइंट क्या है यहाँ पर समझिएगा कि जो जो लोहा के बर्तन होता है ना, लोहा के बर्तन होता है,
जिनमें खाद्य पदार्थों का भंडारण किया जाता है, उसके भीतरी परत को जानते हैं, जिंक की परत नहीं चढ़ाई जाती है। मतलब क्या बोले, लोहा को जंग से बचाना है, तो उसके ऊपर हम जिंक की परत चढ़ा दिए। लेकिन जो हम खाना वाना बनाते हैं, तो उसके अंदर का जो लेयर होता है, उसमें जिंक का परत नहीं लगाया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जिंक खाद्य पदार्थों से क्या करेगा, विक्रिया करके उसको विषैला बना देगा। मतलब जब हम खाना वाना पकाएंगे ना, और उसमें अगर जिंक का लेयर रहेगा, तो उससे खाना के साथ रिएक्शन करेगा, अब विषैला हो जाएगा। और जब खाएंगे तो हमारे हेल्थ को क्या पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा, कई बार हम मर भी सकते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है, कोई दिक्कत। एक और चीज क्या है, जिंक फॉस्फाइड का नाम सुने होंगे। चूहा को नहीं बोलता, चूहमरनी दवाई है ना, चूहा को मारने वाला दवाई, तो वो बेस तरह का विष होता है। तो चूहा का जो विष में प्रयोग किया जाता है, वो क्या होता है, आपको जिंक फॉस्फाइड, क्या होता है, जिंक फॉस्फाइड होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, आगे चलिएगा। बलनीकरण क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो रबड़ को और मजबूत और कठोर बनाता है ना। इसमें क्या करते हैं कि आपको रबड़ को क्या करते हैं, सल्फर के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। रबड़ को क्या करते हैं, सल्फर के साथ जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे करते हैं, आगे चलिएगा। अच्छा, जानते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा, ये पीडीएफ जानते हैं, तो जो पीडीएफ हमको शेयर करना था, पीडीएफ शेयर नहीं हो पाया है, रुकिए थोड़ा सा। कुछ और इन्फॉर्मेशन डाला गया है, ये पुराना पीडीएफ था। देखिए तो कहीं P1 होगा वो केमिस्ट्री में, बाबू दिखाई दे रहा होगा, ये है ना। चलिए ठीक है। हम्म। ये हो गया बाबू, देख रहे हैं ना, आगे। अब इसे हम बता रहे थे, बल्कनाइजेशन बता रहे थे, तो इसमें देखिए क्या कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ऐड किया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि बल्कनाइजेशन क्या है, एक प्रक्रिया है जो रबड़ को और क्या करता है, मजबूत बनाता है, और क्या करता है, कठोर आपको बनाता है। बलीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें क्या करते हैं, प्राकृतिक या जो जो सिंथेटिक रबड़ होता है, उसके भौतिक गुण में क्या करते हैं, सुधार किया जाता है। हाँ, समान तौर पर इसमें क्या करते हैं, सल्फर या गंधक क्या करते हैं, मिला देते हैं। समझे ना, आगे चल। रबड़ को गंधक के साथ मिलाकर गर्म करने को बोलते हैं, वल्कनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है कि जैसे रबड़ किससे, लेटेक्स से प्राप्त होता है, तो उसमें सल्फर मिला दीजिए, या कुछ और भी पदार्थ को मिलाया जा सकता है। लेकिन आम जो आपका क्वेश्चन आता है, उसमें क्या आता है, सल्फर वाला आता है। इसके अलावा क्या होता है, आपका सेलेनियम होता है, ट्यूटेरियम होता है ना। इस सब को बोलते हैं वल्केनाइजिंग एजेंट, क्योंकि सब क्या करता है, रबड़ को थोड़ा सा क्या करता है, कठोर करता है। ठीक है, चलिए। तो मतलब कि वल्केनाइजिंग एजेंट के रूप में आपको सेलेनियम का और ट्यूलेरियम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे चलिएगा। अब वल्केनाइज रबड़ का लाभ क्या होता है, इसमें क्या होता है, अच्छा खासा लचीलापन आ जाता है। फिर क्या बोले, ये अगर इसको तीर के छोड़िएगा तो अपना मूल स्वरूप में वापस चला आएगा। फिर अगला क्या बोले कि जल को ही कम अवशोषित करेगा। अगला क्या होता है कि ऑक्सीकरण और घर्षण के प्रति क्या होता है, ज्यादा आपको क्या होता है, रेजिस्टेंस पैदा करता है। फिर क्या होता है कि कार्बनिक विलायकों के प्रति क्या होता है, प्रतिरोधी होता है। इसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, थोड़ा समझाने के लिए। इसके अलावा अच्छा इंसुलेटर का काम करता है। तो दस्ताना वगैरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं सकते हैं कि जो बिजली वाला काम करते हैं, दस्ताना पहनते हैं, हाँ, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई दिक्कत, आगे चलिए। इसके अलावा क्या, इससे टायर बनाते हैं, खिलौना बनाते हैं, गाड़ी के जो टायर वगैरह होता है, इससे बनाते हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग में, रेलवे उद्योग में, इसके अलावा समुद्री उद्योग में, मतलब क्षेत्र में जहां पर होता है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर अगला क्या है कि विश्व में अगर सबसे ज्यादा हम बात करते हैं किसकी, रबड़ की बात करते हैं, तो कहाँ होता है, थाईलैंड में। विश्व में सबसे ज्यादा रबड़ कहाँ होता है, आपको थाईलैंड में होता है। देखिए इसके बाद कहाँ होता है, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, भारत और चीन में। क्या बोले कि आपका, सॉरी, विश्व में सबसे ज्यादा रबड़ की बात करता है, तो विश्व में कहाँ, रबड़। हालांकि माना जाता है कि रबड़ का जो उद्गम हुआ है ब्राजील से, कहाँ से हुआ है, ब्राजील से। लेकिन वर्तमान में कहाँ, थाईलैंड में सबसे ज्यादा हो रहा है। अब भारत की बात कीजिएगा, तो भारत में कहाँ, केरला में।
समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बाकी यहाँ पे लिखा है कि रबड़ में थाईलैंड है, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत और क्या है, चीन है। अब भारत में क्या हो गया आपका, केरल हो गया। इसके अलावा क्या है कि ऑप्शन में यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, टीन के बारे में चर्चा है। क्या है? टीन के बारे में। तो टीन के बारे में देख लेते हैं। देखिए, पहले क्या है, टीन क्या है, एक रासायनिक तत्व है, ठीक ना। और लैटिन में इसका नाम क्या होता है, अस्टेनम। क्या होता है? इसलिए इसका संकेत क्या होता है, एसएन। क्या होता है? एसएन होता है। और इसको जानते हैं रांगा या वंग भी कहा जाता है। मतलब क्या, टीन को क्या कहते हैं, रांगा या वंग भी कहा जाता है। आ गई है। दुनिया में देखिए, जब जो सदा टीन जो पाया जाता है, ये प्लेसर निक्षेप में, क्या हो, प्लेसर। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन बाबू क्या है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग वही घूम फिर के आइए जाएगा, है ना। कि जो आपका क्या बोलते हैं, एक होता है मोनाजाइट, क्या वो, मोनाजाइट। मोनाजाइट क्या होता है, निक्षेप होता है। इससे क्या होता है आपका थोरियम, क्या वो, थोरियम प्राप्त किया जाता है। जैसे एक क्या होता है, यूरेनियम। यूरेनियम होता है पिंच ब्लेड नामक अयस्क से प्राप्त होता है। यूरेनियम पिंच ब्लेड नामक अयस्क से प्राप्त होता है। और मोना थोरियम किसे, मोनाजाइट। आई भारत में, केरल है अपना, केरल। तो केरल में क्या होता है कि मोनाजाइट ज्यादा पाया जाता है। एक तरह के बालू का क्या है, निक्षेप है। निक्षेप मतलब अवसाद होता है, कुछ जमा होकर के। उसी से क्या प्राप्त होता है आपको बाबू, थोरियम। तो मतलब केरल से प्राप्त होता है, किससे, मोनाजाइट से। तो पूछा गया था कि थोरियम किससे प्राप्त होता है, मोनाजाइट निक्षेप से। टीन की बात करते हैं, सोना की बात करते हैं, लोहा, इस सब की बात करते हैं ना, ये सब क्या होता है आपको, प्लेसर निक्षेप से। क्या वो, प्लेसर डिपॉजिट से बनता है। अब प्लेसर का जानते हैं क्या होता है, जलोढ़ रेत। क्या होता है, जलोढ़ रेत। मतलब वहां पर क्या है, रेत एक तरह क्या हुआ आपको जमा हुआ, उससे प्राप्त होता है। देखिए, प्लेसर निक्षेप में क्या होता है, कई सारा मूल्यवान क्या होता है, खनिज पाया जाता है। एक खनिज क्या होता है, पहाड़ी वगैरह होता है ना, जहां पर टूटा फूटा एक जगह क्या हुआ, जमा हुआ, उस एरिया में पाया जाता है, ठीक ना। अब देखिए, इतना डिटेल में जाने की आपको आवश्यकता नहीं, बस जान लीजिए क्या, कि प्लेसर निक्षेप से ही पाया जाता है। सोना वगैरह भी क्या होता है, इस प्लेसर निक्षेप से पाया जाता है। सोना हो गया, चांदी हो गया, टीन हो गया, प्लेटिनियम, इस सब से पाया जाता है। कहाँ पर, प्लेसर निक्षेप से। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन जानते हैं, पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है, एशिया। क्या वो, एशिया। अगर देखिएगा तो बाबू, चीन की बात करते हैं, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये क्या दुनिया के अग्रणी टीन उत्पादक देशों में है। और वर्तमान में क्या है कि आपका चीन जो है, आपका टीन उत्पादन में सबसे क्या है, आगे है, ठीक ना। इसके अलावा क्या है कि दक्षिण अमेरिका में देखिए, ब्राजील और बोलेविया। बोलेविया जब पढ़ाए होंगे तो वहां बताए होंगे कि बोलेविया में क्या होता है, टीन आपका होता है। तो क्या बोले, ब्राजील और बोलेविया में क्या होता है, टीन अच्छा खासा होता है। विश्व में सर्वाधिक टीन का उत्पादन कहाँ होता है आपको, चीन में होता है। भारत में बात कीजिएगा तो भारत में यहाँ क्या है आपका, छत्तीसगढ़। यहाँ पर क्या आपको, छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ क्या है कि यहाँ पर बस्तर जिला है, उस एरिया में क्या टीन पाया जाता है। ऐसे भारत में टीन बहुत कम पाया जाता है। भारत में क्या टीन बहुत ही कम पाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में टीन पाया जाता है। ये समझ में आया ना। चलिए, तो मतलब क्या है बाबू, कि ये सब चीज जानकारी आपको होना चाहिए था। मतलब एक क्वेश्चन का मतलब खाली क्वेश्चन नहीं, बल्कि जितना उसे इन्फॉर्मेशन हो सकता है एक जगह सबको हमको क्या करना है, पढ़ने का प्रयास करना है। बाकी देखिए, उसमें लेड भी ऑप्शन में है, तो जरा लेड के बारे में देख लेते हैं। लेड को बोलते हैं क्या, शीशा बोलते हैं, रासायनिक तत्व है ना। अब इसका विशेषता क्या है ना, कि देखिए, इसको बहु क्या है, लैटिन नाम प्लम्बम। क्या है, प्लम्बम। इसका लैटिन नाम क्या है, प्लम्बम है। और इसका संकेत क्या होता है, पीबी होता है। और इसका प्राणु संख्या क्या है, 82 है, ठीक है ना। अब शीशा क्या होता है बाबू, एक धातु होता है। शीशा क्या होता है, कि धातु है, तो समझ गया। शीशा की विशेषता क्या है ना, इसका प्राणु संख्या क्या है, 82 है। और इसके बाद जितना एलिमेंट आपको पीरियोडिक टेबल में मिलेगा, ऐसे पीरियोडिक टेबल में क्या है, 118 के आसपास क्या है, एलिमेंट है, ठीक ना। इस संख्या घटते बढ़ते रहता है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, जब एग्जाम देने जाइएगा उस समय की बात करते हैं। 118 को पीरियोडिक टेबल में मान के एलिमेंट है। देखिए, 82 के बाद जितना भी एलिमेंट है, तत्व है, सब क्या है, अनस्टेबल है, अस्थिर है। ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है, वो सब अस्थिर हो जाता है। 82 के बाद जितना भी है वो सब क्या, अस्थिर है। और सब क्या होता है, रेडियो सक्रियता का गुण दिखाता है। अब रेडियो सक्रियता क्या होता है आगे हम बता देंगे थोड़ा देर में, तो फिलहाल जानिए कि सब रेडियो सक्रियता गुण दिखाता है। मतलब देखिए, आप खाना खा लेते हैं, ज्यादा खा लेते हैं तो क्षय होता है, तो क्षय होने के बाद फिर स्टेबल हो जाते हैं, रहते हैं ना। तो ऐसे क्या होता है कि आपका जो एलिमेंट होता है, ज्यादा अगर न्यूट्रॉन इसमें रहेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। ऐसे अल्फा बीटा गामा किरण क्या होता है, निकलता है। और सबसे लास्ट में फिर क्या होता है, आपको लेड में ही क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, ठीक ना। अब देखिए, शीशा क्या है कि ये जो होता है ना, ये भारी है। शीशा क्या होता है, भारी तत्व माना जाता है। ऐसा सबसे भारी तत्व क्या होता है, ओसियम होता है। क्या होता है, ओसियम की बात करते हैं, ये सबसे भारी माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये भी क्या है कि शीशा भी क्या होता है, आपको भारी तत्व की श्रेणी में आता है। अब देखिए,
शीशा क्या होता है ना कि थोड़ा मात्रा में लीजिएगा तो क्या होता है, विषैला होता है। खास करके क्या होता है, बच्चा के लिए आपको विषैला का होता है। देखिए विषैला तो सबके लिए होगा, लेकिन बच्चा को क्या करता है, ज्यादा हानिकारक करता है। अब शीशा का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे चश्मा हो गया उसमें शीशा का इस्तेमाल हो रहा है, नहीं बाबू, इसमें भी ये भी तो एक तरह का शीशा होगा ना। तो शीशा का इस्तेमाल कई जगह होता है ना, गाड़ी में इस्तेमाल होता है, बोर्ड में, टीवी में, इस सब में, चश्मा में शीशा का इस्तेमाल होता है। लेकिन एक जो क्वेश्चन पूछा गया था इसरो एग्जाम में, देखिए यहाँ इसरो का एग्जाम पूछा गया इसरो में, है ना। क्वेश्चन ये था कि शीशे का उपयोग पेंट में भी किया जाता है। कहाँ, पेंट में, ये बता दिया कि पेंट में किया जाता है। तो पेंट में किस रूप में किया जाता है, पेंट में बेस के रूप में। क्या किया, पहले मार दिए, है ना, और उसके बाद पेंट को क्या किया, लगाए। पेंट बेस का मतलब क्या है ना कि देखिए जनरली क्या होता है ना, पेंट को लगा दीजिएगा ना, पेंट कुछ के बाद क्या होता है, सिकुड़ता है, और सिकुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो सब चीज क्या करता है, शीशा को क्या करता है, और रोकता है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, शीशा क्या करता है, रोकता है। तो देखिए, देखिए बताते हैं आप लोग को, पीवाई क्यूज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और खाली बिहार दरोगा के नहीं, भले कोई और एग्जाम में कोई पीवाई क्यूज पूछा गया है, उस सब क्वेश्चन घुमा फिरा के क्या करता है, आता है। तो हमको जहां जहां से इन्फॉर्मेशन क्या है आपको लिए लग सकता है, सब जगह एक जगह क्या इकट्ठा आपको करते चल रहे हैं, ठीक है ना। आपका काम क्या है कि जितना बता रहे उसको डाइजेस्ट करते चलिए, ठीक है ना, आगे चलिए। तो क्या शीशा का उपयोग क्या होता है, इसको, शीशा का उपयोग तो पहले क्या बोले, किसका भंडारण में इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ, भंडारण में, ठीक है ना। और खास करके कौन मटेरियल को भंडारण करने में, जो क्या बाबू, क्या आपको ना उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संरक्षक पदार्थ होता है, उसको क्या करते हैं, जो मतलब थोरेसिक लिक्विड होता है, दूसरा चीज को गला सकता है, उसको शीशा में डाल करके लेके जा सकते हैं। धातु में डालिएगा ना तो उसको क्या करेगा, गला देगा, रिएक्शन में गला देगा। तो इसलिए शीशा का उसमें इस्तेमाल करते हैं, समझ में आगे। इसके अलावा क्या होता है, सोल्डरिंग में कोई चीज को जोड़ना होता है ना, तो वहां पर भी क्या होता है, शीशा का इस्तेमाल किया जाता है। बैटरी वगैरह में क्या होता है, कार के बैटरी वगैरह में क्या होता है, आपका शीशा का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर तो बोलिए दे, शीशा का उपयोग पेंट में किस रूप में करते हैं, आपको आधार के रूप में, बेस या आधार के रूप में। अब आधार या बेस क्या हो गया, तो देखिए यह क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी होता है, मतलब क्या करेगा, आपको बाइंड करेगा, सब क्या करेगा, जोड़े, पेंट भागेगा ना उसको क्या करेगा, जोड़ेगा। प्लस क्या होता है कि सिकुड़ेगा, तो जो फटता है ना उसको फटने से क्या करता है, आपको रोकता है। इसीलिए इसका क्या करते हैं, बेस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है ना। चलिए अब बाकी देखिए, आगे हम बता देंगे कि कौन कांच का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, चश्मा में किस कांच का इस्तेमाल, धूप के चश्मा में क्या होता है, इस सब क्वेश्चन आपको पूछता है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है बाबू। पहले अगर हम बात करें सोना, सोना क्या होता है, आपको मुलायम होता है, सोना क्या होता है, मुलायम होता है, ज्यादा ही कठोर नहीं होता है, ठीक ना। सबसे कठोर क्या होता है, हीरा होता है। क्या होता है, हीरा होता है। अब जब ये क्वेश्चन आया गया है तो इस सब इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, लेकिन पहले जो मेन मेन इन्फॉर्मेशन होता है, जो कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल एक बार क्या करेंगे, समझेंगे, और उसके बाद इसको देखेंगे। तो पहले कंसेप्चुअल समझते हैं। पहले बात करते हैं कार्बन, क्या वो कार्बन, कार्बन, कार्बन को हम सी से दिखाते हैं बाबू, है ना। अब परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, 6, ठीक है। अब कार्बन क्या होता है ना बाबू, देखिए दुनिया में जितना हमारे शरीर के अंदर भी क्या है, कार्बन है ना। मतलब कार्बन क्या है, भरा पड़ा है। आप समझना क्या है कि कार्बन में क्या है, जितना करिया चीज वो सब कार्बन है। कोयला भी कार्बन है, पेट्रोलियम भी क्या है, कार्बन है। अरे हाइड्रोकार्बन तो कार्बन है ना, हो जाएगा जी। तो अब क्या है, कार्बन क्या होता है, एक से अधिक रूप में पाया जाता है, और उसको बोलते हैं अपरूप, क्या बोलते हैं, अपरूप, रूप। जब कोई एक तत्व एक से अधिक रूप में पाया जाता है उसे अपरूप बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोप, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप बोलते हैं, इलेक्ट्रोप बोलते हैं। कार्बन में क्या होता है, दो गो अपरूप होता है, एक बाबू हीरा, एक होता है बाबू ग्रेफाइट। एक क्या होता है आपको, ग्रेफाइट होता है। कार्बन के दो ग्रुप है, हीरा और ग्रेफाइट। जैसे एक बाप के दो बेटा, कलुआ सलुआ, कलुआ ललुआ बोल दीजिए, कलुआ ललुआ, है ना। लेकिन कलुआ का अलग प्रॉपर्टी है और ललुआ का अलग प्रॉपर्टी है। ऐसा हो सकता है ना, है एक ही बाप के बेटा लेकिन दोनों का विशेषता अलग हो सकता है। तो इसी क्या है कि कार्बन के दो रूप है, हीरा और ग्रेफाइट, है ना। लेकिन दोनों का गुण क्या है, अलग अलग है। एक कठोर तई मुलायम, एक कुचालक ते सुचालक, ठीक है ना। तो पहले सोचते हैं हीरा की बात करते हैं। हीरा भी कार्बन ही है। एक सुने कहावत की हीरा की कीमत जौहरी जानता है। हीरा एक तरह का पत्थर है, सिंपल क्या है, पत्थर है। हीरा में कटिंग करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने क्या होता है, हीरा चमकता है। हीरा में जो चमक होता है उसको कटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। कटिंग पता है आपको, बताएं कि भारत में सूरत में करते हैं, तो सूरत को बोलते हैं हीरा कैपिटल ऑफ द इंडिया, मतलब डायमंड कैपिटल ऑफ द इंडिया किसको बोलते हैं, सूरत को। आप विश्व में किसे बोलते हैं, एंटेबर्ग, जो कि बेल्जियम में है।
ये आपको विविध वाला में हम सब बतैले हैं बाबू, ठीक है, इसीलिए हम आप कम चर्चा करेंगे। तो हीरा क्या होता है, इसमें एक चमक होता है। हीरा क्या होता है, एक चमक होता है, जबकि ग्रेफाइट में चमक नहीं होता। ये क्या होता है आपको, काला। अरे कार्बन में तो कलर रहेगा ना जी, तो ग्रेफाइट काला होता है। आई क्या होता है, इसमें एक चमक होता है। और चमक का कारण क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम पूरा लिखेंगे नहीं, खाली बोलेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हालांकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कई चीज काम करता है। जो आप सुनते हैं कि दूर से कहीं दिखाई देगा कि पानी है, पानी नहीं रहता है, उसको मृग मृछका बोलते हैं। रेगिस्तान में क्या लगता है कि वहाँ पानी है, पानी रहबे नहीं करता है। रोड पर भी दिखाई देगा गर्मी में, लग रहा है कि पानी है, पानी नहीं है, उसको बोलते हैं मृग मृछका बोलते हैं। ठीक ना। इसके अलावा क्या होता है, और भी कई सारा चीज है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर क्या करता है, काम करता है। ठीक ना। ऑप्टिकल जो फाइबर होता है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर क्या करता है, काम करता है। जहां क्वेश्चन पूछेगा और डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो इसका चमक कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये चमकता नहीं है, ये क्या होता है, काला होता है। जब कोई चीज पे इसको लिखिएगा ना तो काला निशान छोड़ता है। इसीलिए इसको क्या हुआ वो, कि आपको पेंसिल बनाने में क्या वो, पेंसिल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ग्रेफाइट का। ये बहुत कठोर होता है। ठीक है ना। अभी क्या होता है, वो ये आपको क्या होता है, पारदर्शक। क्या होता है, पारदर्शक। आर पार दिखाई देगा। जबकि यह क्या होता है, अपारदर्शक। क्या होता है, अपारदर्शक। आर पार दिखाई बाबू नहीं देगा। अरे पेंसिल में जो नहीं लगा होता है ना। अब ये क्या होता है, यह विद्युत का, यह होता है कुचालक। क्या होता है, कुचालक। कुचालक मतलब होता है कि इंसुलेटर, इससे करंट पास नहीं करेगा। ये हो गया विद्युत का कुचालक। लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, सुचालक। मतलब क्या, यह हो गया कंडक्टर। एक कंडक्टर है, ठीक ना। अब कंडक्टर है तो करंट पास करेगा। जैसे जो ये होता है ना कार्बनवा, क्या बोलता है, पेंसिलवा, तो पेंसिलवा इसे डाल के संगुरिया कीजिएगा, है ना, मरगा छना का तुका। मतलब कि यह सुचालक है। अब एक पॉइंट और समझ देखिए, कार्बन क्या है, का धातु, क्या वो अधातु है। अधातु, कार्बन क्या धातु है। धातु मतलब नॉन मेटल। मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइड के बारे में थोड़ा देर में बताएंगे। फिलहाल जानिए कि धातु विद्युत का सुचालक होता है, अधातु विद्युत का सुचालक नहीं होता है। लेकिन अपवाद तो सब जगह होता है जी। गरीब आदमी ऐसे नहीं बन सकता, लेकिन वही नहीं जाता है कई बार, है ना। तो यहाँ पर समझना क्या है, कार्बन अधातु है, लेकिन धातु का ही एक रूप देख रहे हैं, क्या सुचालक है। तो ग्रेफाइट एकमात्र धातु है जो विद्युत का सुचालक है। बाकी कोई अधातु नहीं है जो विद्युत को क्या करेगा, सुचालक करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना, आगे चलिएगा। अब हीरा क्या होता है ना, कि बहुत कठोर होता है ना। तो जहाँ एक कहावत है, लोहा लोहा वो काटता है, तो हीरा हीरा वो काटता है ना। अब देखिए दुनिया में जो कठोर कठोर पदार्थ रहेगा, उसको क्या करता है, काट सकता है। मतलब क्या हो, कठोर पदार्थ, जनरली शीशा, शीशा जानते हैं, शीशे को काटने के लिए हीरा का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हीरा बहुत महंगा होता है ना। तो वही जगह इस्तेमाल होता होगा जहाँ शीशा भी कुछ महंगा वाला काम होता होगा। ठीक ना। मतलब क्या बोले कि हीरा क्या होता है, अपने आप में क्या होता है, बहुत ही महंगा होता है। ठीक ना। आपने एक नाम सुना होगा, कलिनान हीरा, और एक सुना हो कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा, ये सब बहुत महंगा महंगा हीरा है। अरबों में इसका कीमत है बाबू। ये जो कलिनान हीरा है ना, ये दक्षिण अफ्रीका से निकला था, दक्षिण अफ्रीका के खान से। ठीक ना। और जब उन खान से निकला था, उस खान का मालिक था कलिनान, इसी कारण से नाम पड़ गया कलिनान हीरा। आइए कोहिनूर हीरा की बात करते हैं, तो भारत हो गया। तो भारत में यहाँ पर है आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक ही था। तो हैदराबाद से 3-4 किलोमीटर दूर चलिएगा, तो वहाँ गोलकुंडा के खान है, गोलकुंडा के खान है। और गोलकुंडे खान से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। इसका बहुत लंबा इतिहास है। जब आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, तो बताएं कोहिनूर हीरा कैसे कैसे का हुआ। फिलहाल जानिए कि दोनों जो हीरा है ना, ये कहाँ, इंग्लैंड के महारानी के पास है। कहाँ, इंग्लैंड। दोनों देश पर क्या था, उसका कब्जा था। और दोनों देश लेके क्या हुआ, वो चला गया। हम लेंगे, अभी नहीं लेंगे, समय आएगा तो ले लेंगे, ठीक ना। अभी हम जब मजबूत बन जाएंगे ना, देखिए दुनिया में क्या होता है, पावरफुल लोगों का पूछ होता है। एक रियलिटी है, एक रियलिटी है कि दुनिया में क्या होता है, हमेशा जो होता है मजबूत लोग का ही क्या होता है, कुछ होता है। समझ रहे हैं? मजबूत लोग का ही बात माना जाता है। तो हम जोड़ क्या अपना बात रखिएगा, तो आपको बात कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा। जैसे गूगल से क्या किया, कई सारे इंडियन ऐप को हटा दिया ना। अगर पाकिस्तान बोलता तो दोबारा रजिस्टर करता, नहीं करता। वो अपना कंडीशन पर करता। लेकिन भारत का झुक गया, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि भारत विश्व में बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना। और कमाना है तो यही बाबू पॉपुलेशन है। इसे बैर लेके तो कुछ किया नहीं जा सकता है। बैर जी मालिक ठीक है, तो समाधान खाली हमको निकलवा दीजिए। आइए, कोई दिक्कत ना है। अब देखिए, तो इसको क्या है कि आपको शीशा काटने में इस्तेमाल करते हैं। प्लस काला हीरा होता है, उसको कहते हैं बोट। क्या बोलते हैं बाबू, बोट। काला हीरा क्या बोलते हैं, वो बोट।
एक बोट होता है जिसका वो ईयरफोन वगैरह आजकल आ रहा है, बहुत बढ़िया ब्रांड बन गया है, अच्छा सर्विस भी देता है इसका, ठीक ना। और ये क्या होता है, बोट, तो काला हीरा क्या बोलते हैं, बोट। तो ये जो बेसिक ये आपको पता होना चाहिए था, ठीक ना। अब क्या है कि अपना जो नोट्स में है इतना ही नहीं है, इतना चीज है ना बाबू कि इतना पढ़ लिया था, वो काम हो गया, इसे क्वेश्चन छोटे में नहीं कराइए। हीरा पृथ्वी का सबसे क्या कठोरतम पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा कार्बन का रूप है, यह क्या है, एक अधातु है, कार्बन का रूप है प्लस क्या है, अधातु है। हीरा विद्युत का कुचालक, सुचालक कुचालक कुचालक, मतलब बैड कंडक्टर, यह क्या है, इंसुलेटर के रूप में बिहेव करता है। हीरा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और उसके कारण हीरा में एक होता है विशेष चमक, और ये क्या होता है, पारदर्शी होता है, क्या होता है, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, जबकि ग्रेफाइट ट्रांसपेरेंट आपका नहीं था। इसका जो होता है वो पर्तनांक, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव, देखिए प्रत्येक मटेरियल का एक होता है पर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मतलब कोई से देखिए लाइट वगैरह पास करेगा तो कितना एंगल से उसको घुमा देगा, जैसे हवा से जा रहे हैं, पानी में घुसेगा तो स्पीड कमेगा, है ना, पानी के पीछे हीरा में घुसेगा तो और स्पीड क्या होगा, कमेगा, तो ज्यादा और क्या है वो आपको जाना है, ठीक ना। तो देखिए अगर हम निर्वात की बात करते हैं, निर्वात की बात करते हैं, या हम बात करते हैं हवा की बात करते हैं, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, पानी में जगह तो 1.33 होता है, ठीक ना। ऐसी आप ग्रेफाइट की बात करते हैं तो बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल समझना क्या है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना होता है, 2.42, और पर्तनांक कितना होता है, 2.42, और क्या याद करना है, याद करना है, याद करना आसान है, दो दूनी चार, दू हेने से बीच में चार लगा देना है, दू हेने से बीच में चार, 2.42, आगे चलिएगा। कार्बोरेंडम को बोलते हैं कृत्रिम हीरा, क्या बोलते हैं, कार्बोरेंडम को बोलते हैं कृत्रिम हीरा, मतलब कार्बोरेंडम जो होता है वो देखने में लगता है कैसा, हीरा के जैसा, इसलिए बोलते हैं कृत्रिम हीरा, आर्टिफिशियल डायमंड को कहते हैं। काला हीरा को बोलते हैं बोर्ड, क्या बोलते हैं, बोर्ड, और इसका इस्तेमाल करते हैं शीशा को काटने में, काला हीरा को बोर्ड कहा जाता है, और इसका इस्तेमाल शीशा को काटने में किया जाता है। शुद्ध जो हीरा होता है, प्योर डायमंड, ये पारदर्शक और रंगहीन होता है, मतलब कोई इसका कलर नहीं है, और प्लस क्या बोल दिए कि यह ट्रांसपेरेंट है, जबकि ग्रेफाइट क्या था, काला था, कैसा था, काला था, और प्लस वो क्या था, अपारदर्शक था। आगे चलिए, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है, आइए, इस पर रेडियम से निकलने वाले एक किरण पड़ेगा ना तो हरा रंग प्रदर्शित करेगा, मतलब क्या बोले कि अगर इस पर हम क्या बोलते हैं कि एक एक किरण उस पर पड़ता है, किस पर, हीरा पर, तो कैसा कलर प्रदर्शित करता है, हरा कलर प्रदर्शित करता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण है, हीरा का रचना होता है चतुष्फलकीय, क्या होता है, चतुष्फलकीय, जबकि ग्रेफाइट का रचना होता है षष्ठकोणीय। भुलाइएगा तो याद करने का तरीका देखिए, हीरा है बाबू, है क्या हो गया आपको, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है, ये क्या बोल रहे हैं, चतुष्कोणीय, क्या बोले, चतुष्कोणीय बोल रहे हैं, और ये क्या बोले, षष्ठकोणीय, षष्ठ, मतलब समझिए क्या, दो तो चार, दो तो चार हो गया, तो मतलब कम वाला में कम और ज्यादा वाला में ज्यादा, जैसे गवाही ना कौन में षष्ठ है कौन में क्या है, चतुष्कोणीय है, तो देखिए हीरा क्या है, छोटा है पढ़े में लग रहा है, ठीक ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, चतुष्कोणीय। ग्रेफाइट पढ़े में बड़का लग रहा है तो इसमें आपको बड़का रखिएगा तो षष्ठ कोणीय हो जाएगा। वही चीज लिखल है कि हीरा में एक चतुष्फलकीय संरचना होता है, जब ग्रेफाइट में क्या होता है, षष्ठकोणीय होता है। आइए, हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों का भौतिक गुण क्या है, भिन्न है, लेकिन रासायनिक गुण समान है। क्यों समान है, क्यों होता है? दोनों तो एक ही है बाबू, अरे दोनों कार्बने है। भौतिक गुण मतलब क्या होता है, बाहरी वाला गुण अलग अलग है, लेकिन रिएक्शन जब करेगा ना तो दोनों क्या है, आपको समान है। तो मतलब वही है कि भौतिक गुण क्या होता है आपका अलग अलग है, जबकि रासायनिक गुण क्या है आपको समान होता है, क्योंकि दोनों में सेम तरह का इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए क्या होता है, रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टी क्या सेम है, बट क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कलिनान हीरा है, कलिनान हीरा है, या कुलीनान हीरा बोल सकते हैं। यह जानते हैं 3106 कैरेट का है, कितना है, 3106, ये नहीं पूछेगा, ये फालतू है, मतलब इंटेंसिटी समझने के लिए यहाँ लिखा गया है कि बहुत ही क्या बाबू आपको, है ना, ये सोना के शुद्धता मापते हैं ना, तो शुद्ध सोना होता है 24, कितना वो, 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितना होता है, मात्र 24 कैरेट का होता है। जब सोना का इस्तेमाल आएगा तो थोड़ा देर में बताएंगे, ये समझ में आ रहा है ना। ये कितना है, 3106 कैरेट का है। और ये कहाँ से बाबू, दक्षिण अफ्रीका से, कहाँ से निकला था, हाँ, ये 1905 में दक्षिण अफ्रीका से क्या हुआ था, कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। और इस खान का मालिक का नाम था क्या, कलिनान, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया आपका, कलिनान हीरा हो गया, ठीक ना। और यह वर्तमान में कहाँ है, ब्रिटेन के महारानी के पास। उस तरह से क्या है बाबू, एक है कोहिनूर हीरा, जो गोलकुंडा के खान से निकला था,
गोलकुंडा खान कहाँ है? भारत में। आप जनरली पूछता है गोलकुंडा खान कहाँ है, तो ऑप्शन देगा आंध्र प्रदेश, ठीक ना। लेकिन वर्तमान में क्या है कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हो गया है, ठीक ना। पहले हैदराबाद वगैरह सब आंध्र प्रदेश में था, अब चला गया कहाँ? तेलंगाना में। तो वर्तमान में गोलकुंडा खान कहाँ पड़ेगा? तेलंगाना में पड़ेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, आगे चलेगा। ग्रेफाइट की बात करते हैं, यह कार्बन का ये भी रूप है ना। यह विद्युत का सुचालक है। वो क्या था? कुचालक था कार्बन, ठीक ना। हीरा, और ये क्या है? सुचालक है। और यह एकमात्र ऐसा धातु है, ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा धातु है जो विद्युत में क्या है? सुचालक है। उसका जब आप बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 2.42, और इसका हम घनत्व की बात करते हैं तो 2.2 हो गया। कागज पर रगड़ते हैं तो काला निशान बनाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं काला शीशा। क्या बोलते हैं? काला शीशा बोलते हैं। ग्रेफाइट को क्या कहते हैं? काला शीशा भी कहा जाता है, ठीक ना। और यह क्या करता है? पेंसिल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मतलब पूछे इसका इस्तेमाल किसके लिए, किस रूप में करते हैं? एक पेंसिल के रूप में। और प्लस की परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में। ये क्या होता है मंदक? बता दें फिलहाल समझे। तो वहां पर कई सारा न्यूट्रॉन निकलता है जब रिएक्शन होता है, ठीक ना। तो उस रिएक्शन के स्पीड को क्या करना है? कम करना है, ठीक ना। तो उसको क्या करते हैं? मंदक। तो ग्रेफाइट का प्रयोग क्या है? मंदक के रूप में भी किया जाता है। राहु न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में किया जाता है, क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा क्या होता है? ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एक क्या छोटा मोटा जो मशीन चलता है, तो वहाँ फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन को कम करने, घर्षण को कम करने के लिए वहां पर ग्रीस वगैरह डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन जो हैवी मशीन होता है ना, वहां पर फ्रिक्शन को कम करने, वहाँ ग्रीस वगैरह डालते हैं तो तुरंत खराब हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है? ग्रेफाइट को डालते हैं। और ग्रेफाइट में क्या होता है? आपका कूलिंग प्रॉपर्टी होता है, मतलब कोई चीज को ठंडा करने का प्रॉपर्टी पाया जाता है। कूलिंग प्रॉपर्टी जिससे पाए तो उसको बोलते हैं स्नेहक। तो ग्रेफाइट का प्रयोग भारी भारी मशीन में लुब्रिकेंट या स्नेहक के रूप में किया जाता है। ऐसे नॉर्मल मशीन में क्या करते हैं? ग्रीस वगैरह का प्रयोग करते हैं। लेकिन भारी जो मशीन होता है वहां पर ग्रेफाइट का प्रयोग अस्नेहक या लुब्रिकेंट अस्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आइए बाबू, एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि हीरा में कार्बन जो होता है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जबकि ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रदर्शित करता है, ठीक ना। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आगे के क्लास में जहां पर केमिकल बॉन्डिंग आएगा वहां पर बताएंगे। फिलहाल जानिए कि हीरा में कार्बन क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ग्रेफाइट में कितना? sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रदर्शित करता है। एक और क्वेश्चन क्या है समझना, एक उसमें ऑप्शन में था क्वार्ट्ज, क्या था? क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज है ना। क्वार्ट्ज क्या होता है? एक सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, क्या? सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। इसका फॉर्मूला होता है SiO2। ये फॉर्मूला पूछा भी गया है कि क्वार्ट्ज या सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है? SiO2 होता है। क्वार्ट्ज क्या है? पृथ्वी पर क्या होता है? देखो फील्ड स्पार बताए होंगे। फील्ड स्पार कोई सिंगल खनिज नहीं होता है, बल्कि फील्ड स्पार क्या है? कई सारा खनिजों का मिश्रण है। IBB में क्वेश्चन डाला गया था कि प्रकृति में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व नहीं बोलेंगे, खनिज कौन है? फील्ड स्पार है। और दूसरा क्या है? आपको क्वार्ट्ज है, ठीक है ना। ये बेसिकली क्वार्ट्जाइट क्या होता है? सिलिकॉन का क्या होता है? आपको ऑक्साइड। सिलिकॉन क्या है? आपको ऑक्साइड। अब फॉर्मूला क्या है? SiO2 है, ठीक है ना। ये क्यों ये बताया गया? क्योंकि वहां पर क्वेश्चन पूछा गया तो वहां पर एक ऑप्शन में क्या था? क्वार्ट्ज था। आगे चलेगा। अब क्या है, कुछ तत्वों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व पूछेगा या सबसे भारी तत्व पूछेगा, कौन हो जाएगा? ओसियम। ओसियम जो होता है ये सबसे क्या है? अधिक घनत्व वाला, और सबसे क्या है? भारी तत्व है। सबसे कम घनत्व वाला या सबसे हल्का पूछेगा या सबसे प्रबल अपचायक तत्व पूछेगा तो कौन हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा, ठीक ना। अब सुनिएगा, सबसे अगर हल्का गैस पूछेगा या सबसे हल्का धातु पूछेगा तो होता हाइड्रोजन। कौन होता? हाइड्रोजन सबसे, है ना। लेकिन धातु पूछेगा, सबसे हल्का धातु पूछेगा तो लिथियम। लिथियम क्या धातु है? हाइड्रोजन क्या होता है? अधातु है। तो अगर पूछे सबसे हल्का धातु या सबसे हल्का तत्व तो कौन चीज हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन को बोलते हैं भविष्य का ईंधन, ठीक है। लेकिन सबसे हल्का धातु पूछेगा तो कौन हो जाएगा? आपको लिथियम हो जाएगा। आगे चलिएगा, सबसे प्रबल उपचायक क्या होता है? क्लोरीन होता है। देखिए, उपचायक अपचायक क्या होता है खाली सुनिए, आगे आपको क्या हम पता है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक जगह बताएंगे तो आपको पूरा का पूरा क्लियरिटी मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। सबसे ज्यादा क्या होता है? विद्युत धनात्मक तत्व। एक होता है विद्युत ऋणात्मक। देखिए, जब दो तत्व रिएक्शन करता है तो इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी लूज कर रहा है, कौन जल्दी दे दे रहा है, उसको बोलते हैं विद्युत धनात्मक तत्व।
तो जितना धातु होता है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज कर देता है, विद्युत धनात्मक हो गया। और सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक बोलेगा तो कुछ सीजियम, कुछ होता है सीजियम होता है, ठीक ना। और बाकी क्या बोले कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को कौन कितना जल्दी ले सकता है, उसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मक, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन जो होता है सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। आप सुनिएगा, यह खाली रट लीजिएगा तो नहीं बनेगा, आपको पीरियोडिक टेबल में सब दिखाई देना चाहिए, ठीक ना। हम एक जगह कहीं बताएंगे तत्व की विशेषता के बारे में, तो हम बताएंगे कि किसका क्या विशेषता, पूरा पीरियोडिक टेबल क्या करेंगे आपको समझा देंगे। आगे चलिए, सबसे अधिक क्या हो गया, विद्युत धनात्मक सीजियम। सबसे कम अधिक ऋणात्मक पूछेगा, फ्लोरीन हो गया। अब आते हैं सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन बनता है, इसका मतलब क्या होता है कि जब केमिकल बॉन्ड बन चुका है, कौन इलेक्ट्रॉन क्या कर अपनी ओर खींच रहा है ज्यादा, उसको बोलते हैं कोची बाबू, आपको इलेक्ट्रॉन बनता है। आइए होता है क्लोरीन के पास, किसके पास, क्लोरीन, क्लोरीन नहीं कोची, क्लोरीन के पास। तो याद हुआ, सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व ओसियम हो गया। सबसे कम घनत्व वाला धातु लिथियम हो गया। सबसे हल्का पूछेगा तो कौन हो जाएगा, तत्व पूछेगा या धातु पूछेगा तो हाइड्रोजन पूछेगा। सबसे अ, ज्यादा बोलेगा विद्युत धनात्मक सीजियम, और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक पूछेगा तो फ्लोरीन। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का। बस आइए, इतना सब चीज आपको पता होना बाबू चाहिए था। अब देखिए, आप सुनिएगा, जानते हैं शुरू में हो सकता है कि भाई कि तीन चार क्वेश्चन हो भी किया, लेकिन देखिए आगे के जैसे क्लास बढ़ेगा ना, तो लास्ट में क्या होता है, यही सब क्वेश्चन घूम के आता है। मतलब कि जानते हैं टॉपिक सेम ही रहता है, क्वेश्चन क्या है बदल रहा है, बाकी टॉपिक क्या है बाबू आपका वही है। क्या पंकज जी कहते हैं बीपीएससी का बैच स्टार्ट कीजिए, इससे मन ना भर रहा है जोश, पैसा देवे कीजिएगा, इससे मन ना भर रहा है। आइए, वाशिंग सोडा। देखिए दो तरह का सोडा होता है, एक होता है वाशिंग सोडा, एक होता है खाने वाला सोडा होता है। देखिए वाशिंग सोडा खाने वाला सोडा, अब बुलाइए किसको क्या कहते हैं। तो देखिए इसको पहले समझिएगा, एक होता है सोडा की बात करते हैं, दो तरह का होता है, एक होता है वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा बोलते हैं बाबू, एक बोलते हैं खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, सोडा। इसको बोलते हैं धोने वाला, क्या बोलते हैं, धोने वाला सोडा। कपड़ा उपड़ा धोने में इस्तेमाल करते हैं, किसको, इसको इस्तेमाल करते हैं। एक होता है खाने वाला, इसको बोलते हैं बेकिंग, क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। इसका पूछेगा रासायनिक नाम तो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। आई होता है सोडियम कार्बोनेट, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। और लग रहा है साले की बड़ी कंफ्यूजन होगा, क्या कंफ्यूजन हो सकता है, आप सब समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका होता है Na2CO3, ये होता है NaHCO3 होता है। यहाँ Na2CO3 हो गया, यहाँ हो गया NaHCO3। अब आगे देखिए यहाँ पर वाटर होगा, वो अलग मैटर है, ठीक ना, कितना मोल वाटर होगा, लेकिन मेन फॉर्मूला क्या है आपको यही है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए ब से बाई या ब से बेकिंग, ब से बाई या ब से बेकिंग, ज्यादा खा लेते हो तो एकदम बाई ले लो, पेटवा में गैस बनल हो एकदम बाई ले लो, गैस नहीं छूट रहा है ना ढेकारा रहा है, बाई ले ले है। खाने वाला तो बाई, खाने वाला बाई, खाने वाला बाई है ना, को बाई याद हो गया तो भाई अपने आप याद हो जाएगा खाने वाला, और याद हो जाएगा। तो खाने वाला सोडा क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक ना। अब बहुत से बेकरी होता है जहां पर बनता है सब, तो मतलब बेकरी में, बेकरी उद्योग में पाव रोटी वगैरह बने तो खावे ना करेंगे जी, तो क्या हो गया, खाने वाला को बोलते हैं बेकिंग सोडा, है ना। इसका फॉर्मूला था सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट बाई में करवाइएगा तो बाई, तो क्या हो गया, पेट में बाई ले ले है, तो हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। अब वाशिंग मतलब कि धोने वाला, क्या बोले, धोने वाला, धोने वाला का सोडियम कार्बोनेट क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है ना। इसका होता है Na2CO3, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग जलेबी वगैरह बनाते हैं या चना वगैरह का जो क्या बोलता है तड़का बनाते हैं, तो उसमें क्या कर इसको डालते हैं, पुलाव उलाव बनता है ना,
तो यहाँ पर क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट वहां पर डाला जाता है। एक और जानिएगा, आगे हम बताएंगे तो हम बताएंगे कि जल जो होता है ना, जल में होता है अस्थाई कठोरता, एक होता है टेम्पोररी कठोरता। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर एंड टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर। देखिए क्या होता है आगे बताएंगे, सब भी दही चीनी हो जाएगा, लेकिन जान लीजिए तो वो परमानेंट जो देखिए, टेम्पोररी जो कठोरता होता है ना, उसको उबाल देंगे दूर हो जाएगा। लेकिन परमानेंट कठोरता दूर करना है तो उबाले से दूर नहीं होगा, तो वहां पर सोडियम कार्बोनेट डाला जाता है। क्या वो सोडियम कार्बोनेट डाला जाता है? कोई दिक्कत यहाँ तक? जब इतना समझ में आ गया तब यहाँ पर आइए दोस्त क्वेश्चन पर। वाशिंग सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट बाबू नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया CaCO3। ये क्या होता है, संगमरमर वगैरह होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट बाबू, नहीं होगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बात किए हैं, नहीं। सोडा मतलब सोडियम उसमें होगा, तो इसमें बाबू कैल्शियम बाइकार्बोनेट बाबू नहीं होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट बाबू तो ये तो खाने वाला हो जाएगा ना, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। अब धोने वाला सोडा को बोलते हैं सोडा एस, क्या बोलते हैं, सोडा एस बोलते हैं, सोडा एस बोलते हैं। और इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 और प्लस 10 मोल क्या हो गया, वाटर। तो कई बार पूरा का पूरा दे देता है, तो पूरा का पूरा याद रहेगा ना, Na2CO3 और 10 मोल क्या हो गया आपका, वाटर हो गया। फिर क्या बोले, इसका इस्तेमाल घर में धुलाई के लिए, कपड़ा उपड़ा साफ करने के लिए करते हैं। और प्लस क्या बोले कि जल जब अस्थाई कठोर रहेगा, परमानेंट हार्ड रहेगा, ये आगे हम बताएंगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल देखिए, जल जब परमानेंट हार्ड रहेगा तो इसको क्या करेंगे, डालेंगे। ठीक ना, तो जल की अस्थाई कठोरता दूर करने के लिए आपका सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब वाशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। और जब वो पढ़ना है तो फिर साथ ही साथ क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना है, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, क्या बोले, बेकिंग सोडा। ठीक ना, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, यहाँ क्या हो गया, NaHCO3 हो गया। ठीक ना, इसका इस्तेमाल बेकरी उद्योग में किया जाता है। बेकरी मतलब क्या हो गया, जब पाव रोटी वगैरह सब बनता है ना, पूछे बेकरी उद्योग में किसका इस्तेमाल, बेकरी में ब से बेकरी, ब से बाई, अब बाई मतलब खाई, मतलब खाई, तो खाने वाला सोडा का इस्तेमाल कर किया जाता है। हो गया ना। एक होता जानते हैं बाबू, एक और यहाँ पर लिखा नहीं लेकिन समझ लीजिए, एक होता है सोडा वाटर। क्या होता है, सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या होता है, सोडा वाटर, सोडा वाटर होता है। देखिए जो बोलते हैं ना, कोको काला तू, अरे गाना ना कोका काला तू, अब गाना नहीं आता है हमको, ठीक ना। तो कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, थम्स अप हो गया, उसको बोलते हैं सोडा वाटर। क्या बोलते हैं, सोडा वाटर। इसमें पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल। क्या वो, क्या वो, कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। अगर गैस पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ध्यान रखना है। सोडा वाटर जो पीने वाला चीज होता है, ये सोडा क्या बोलता है, पेप्सी कोका कोला वगैरह, उसमें होता है आपको कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल पूछेगा तो कार्बोनिक अम्ल। अब पूछे कौन सा गैस पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि सोडा वाटर का जब बोतल खोलते हैं तो कौन सा गैस रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी आपको तीनों को साथे पढ़ना था, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला, धोने वाला और प्लस पीने वाला, ये क्या हो आपको एक साथ क्या करना था, पढ़ना था। अब देखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ पूछे ना, फिर क्या है कि आपको 10-15 क्वेश्चन के बाद ये रिपीट दोबारा होगा, मतलब कि ये सब तीनों क्या है, महत्वपूर्ण है, तीनों को साथे पढ़ना है। अब आइए बाबू बोलता है तो दूध जब फटता है, दूध जब फटता है कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। ये टॉपिक क्या हो गया सुन लीजिए, प्रमुख अम्ल एवं उसके स्रोत। हमारा टॉपिक क्या है, प्रमुख अम्ल एवं उसका क्या हो गया, स्रोत। हमारा ये आपका टॉपिक हो गया। आइए, प्रमुख अम्ल एवं इसका क्या हो गया, स्रोत हो गया। तो समझिए क्या, आप ही तो जरूर लड़का से पढ़ते होंगे कि दूध से दही तो लैक्टिक अम्ल, दूध से दही तो क्या हो गया, लैक्टिक अम्ल, दूध से दही तो क्या हो गया, लैक्टिक अम्ल, है ना। चलिए अब समझाते हैं बाबू क्या है प्रमुख, पहले समझिए क्या क्या प्रमुख अम्ल के स्रोत जान लीजिए किसमें क्या पाया जाता है। देखिए यहाँ पर हमें को डाटा बना दिए हैं, आप सब याद कीजिए, ऐसे मोटा मोटी तो पता होगा क्या होगा। यहाँ पर समझ लीजिए जो मेन मेन पूछता है, पहला तो क्या बोले, एक बाबू सोडा वाटर, क्या बोले, सोडा वाटर में कौन ची, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल होता है, कार्बोनिक अम्ल होता है। चाहे दूध बोलेगा, क्या बोलेगा, दूध बोलेगा, चाहे दही बोलेगा, चाहे खट्टा दूध बोलेगा, खट्टा दही बोले, कुछ बोले, इसमें कौन ची, लैक्टिक, क्या वो, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। भुलाइएगा तो इसको ऐसे याद कीजिएगा, है ना, कि दूध दही लाके लेकर रुस जाता है कि लाओ मम्मी आओ दूध लाओ, ना देता है तो रुस गया, रुस को जाकर सूत गया, लेट गया, क्या किया, लेट गया।
तो दूध दही में कौन चीज? लैक्टिक अम्ल, दूध दही में लैक्टिक। अब आते हैं नींबू, क्या हो गया? नींबू। नींबू हो गया, संतरा हो गया, नींबू संतरा है ना, इसमें होता है साइट्रिक, क्या होता है? साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल जो बोलिए, सिट्रिक अम्ल, क्या बोला? सिट्रिक अम्ल होता है। इसको आती है निशा, क्या? निशा, निशा। नींबू और संतरा, देखिए, नींबू और संतरा एकरा में साइट्रिक अम्ल। निशा, नींबू संतरा साइट्रिक अम्ल, नींबू संतरा साइट्रिक अम्ल, नींबू संतरा क्या हो गया आपको? साइट्रिक अम्ल हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्या वो, एक बॉडी पूछता है, सुनिए, कोई चीज काटेगा, कोई चीज वो काटता है, कोई चीज काटता है, जैसे वो चींटी, क्या गया? चींटी काट लिया, बिच्छा काट लिया, नेटल काट लिया, नेटल, पहले जानते हैं नहीं तो माटा फाटा कुछ काट लेता, मधुमक्खी कुछ काट लिया, जितना काटे वाला चीज होगा ना, उसका डंक में क्या होता है आपको? मेथेनोइक, क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल को ही बोलते हैं बाबू क्या? फॉर्मिक अम्ल, क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, क्या बोले बाबू? तो चींटी जितना काटे वाला चीज होगा, जगह लहर देगा, है ना, नहीं कुछ काट ले लहर देता है, उस सब में होगा मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। तो क्वेश्चन पूछता है, चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, नेटल के डंक में, मधुमक्खी के डंक में आपको मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। अब टमाटर, क्या बात कर? टमाटर, टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक, क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर का ऑक्जेलिक अम्ल होता है, क्या पाया जाता है उसमें? हमको ध्यान नहीं है, हमको पता है। सुनिए क्या बोले कि टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। अब सुनिएगा, जब कपड़ा उपड़ा में दाग उग लग जाता है, तो वहां पर क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं कपड़ा उपड़ा में दाग छुड़ाने के लिए, मतलब दाग अच्छे हैं, है ना, वो टीवी में ठीक लगता है, घरे दाग लगा चले तो मार के मम्मी मुंह नाक फोड़ देती है। फिर टमाटर में क्या वो? ऑक्जेलिक अम्ल होगा। नींबू सतरा बता चुके हैं, है ना। एक क्या होता है, सोना चांदी का जो शुद्धिकरण किया जाता है, सोना चांदी जो होता है ना, माने गंदा हो गया, तो वहां पर क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल, क्या वो? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल क्या वो? सोना चांदी का शुद्धिकरण, सोना और चांदी का जो शुद्धिकरण किया जाता है, किससे बाबू? आपको नाइट्रिक अम्ल से सोना चांदी का शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है ना। बाकी क्या है, क्या ऑप्शन और देख लेते हैं, कुछ कुछ और होगा दिले। सेव में, सेव में क्या होता है? मैलिक अम्ल, सेव में क्या होता है? मंगल। अंगूर में टार्टिक अम्ल, ठीक है ना। अब बाकी यहाँ देख लेते हैं, आइए बोलिए। दूध दही में क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ दूध के फटने पर कौन सा एसिड होता है बता दिए, कौन हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। दूध दही में हो गया लैक्टिक, हो गया। नींबू नारंगी संतरा, नींबू नारंगी संतरा, अरे नींबू कहीं नारंगी बोलते हैं, एगो गगरवा नींबू होता है, एगो छोटका नींबू होता है, कागजी नींबू एते थे और गगरवा एते थे, हाँ। इसमें सिट्रिक अम्ल। एक होता है सिरका अचार, सिरका अचार में क्या होता है? एस्टिक अम्ल, है ना, सिरका और अचार में क्या होता है? एस्टिक अम्ल होता है। और आपका सेव में होता है मैलिक अम्ल, सेव में क्या होता है? मैलिक अम्ल, सेव में क्या होता है आपको? मैलिक अम्ल, सेव में क्या होता है? मैलिक अम्ल। इमली हो गया, अंगूर हो गया, इसको हम ईंट याद कर लेते हैं, ईंट, इमली अंगूर दोनों खट खट लगता है, क्या इसमें बाबू? टार्टिकल, ईंट, इस इमली टस है टॉटिक। तो इमली में अंगूर में क्या होता है? टॉटिक अम्ल, इमली अंगूर में क्या होता है आपको? टॉटिक अम्ल पाया जाता है। आगे आइए, टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में क्या? ऑक्जेलिक अम्ल। सांप बिच्छू हो गया, चींटी मधुमक्खी भौरा हो गया, नेटल हो गया, सब के डंक में मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, सब में क्या होता है? मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आगे आइए, फॉर्मिक अम्ल से गठिया रोग का दवा बनता है, गठिया रोग का क्या दवा बनता है? फॉर्मिक अम्ल से, ठीक ना। देखिए, जब मांसपेशी में क्या होता है कि आपका लैक्टिक अम्ल क्या होता है? जमा होता है, पूछता है कि गठिया रोग किसे होता है? मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल क्या होता है? जमाव होता है, तो उससे क्या होता है? आपको गठिया बीमारी होता है। ये क्वेश्चन पूछता है, लैक्टिक अम्ल का जमाव से क्या होता है? गठिया बीमारी होता है। तो सुनिएगा, फॉर्मिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं गठिया रोग को दूर करने के लिए। आगे चलिएगा, सोडा वाटर या पेय पदार्थ में क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर या पेय पदार्थ में कार्बोनिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। और सोडा वाटर पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बता दिए बाबू। सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, H2SO4, H2SO4,
ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा, कभी क्या है कि रासायनिक फॉर्मूला पूछता है। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। इसका इस्तेमाल क्या होता है, शीशा संचायक बैटरी में। शीशा संचायक बैटरी, कार बैटरी जो नहीं होता है बैटरी, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। चाहे कार बैटरी पूछे, चाहे शीशा संचायक बैटरी पूछे, है ना, इसमें क्या होता है, आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। वही एक कार हो गया, ट्रक का बैटरी में कौन अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब जो नाइट्रिक अम्ल बोले थे, ठीक ना, तो नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, इसका फॉर्मूला था HNO3। HNO3 इसका बेसिकली क्या है कि आपको सोना चांदी के शुद्धिकरण में इस्तेमाल करते हैं। प्लस क्या, फिटकिरी हो गया, सोरा हो गया, इसमें पाया जाता है। सोरा, है ना, सोरा का इस्तेमाल करते हैं बारूद बनाने में। सुनिए, एक क्वेश्चन पूछेगा आपको, हिस्ट्री में बताएंगे कि यूरोपीय कंपनियां जब भारत आया था व्यापार करने ना, वहां पर क्या था कि बिहार के एरिया से वो लोग सोरा प्राप्त करते हैं। बिहार क्या था, मध्यकाल में सोरा के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। और खास करके उत्तरी बिहार वाला एरिया क्या था, सोरा के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ऐसे बिहार पूछता है तो बिहार सोरा के लिए क्या था, प्रसिद्ध है। तब पूछेगा पुर्तगाली या यूरोपीय कंपनियां सोरा का व्यापार कहाँ से करते थे, बिहार से। और सोरा का इस्तेमाल बारूद बनाने में किया जाता था। किसका, वो बारूद बनाना। नाट्य कलम का प्रयोग क्या करते हैं, फोटोग्राफी करने में, और प्लस क्या, आम्ल राज वगैरह बनाने में करते हैं। चलिए आते हैं, अब आते हैं बेंजोइक अम्ल। जो खाद्य पदार्थ उसको वो सुरक्षित रखना लंबा समय तक, उसको बोलते हैं खाद्य परिरक्षण। क्या बोलते हैं, खाद्य परिरक्षण। तो बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं खाद्य परिरक्षण में, खाद्य परिरक्षण में। अगला क्या होगा, ऑक्जेलिक अम्ल। इसका उपयोग फोटोग्राफी कमरे में, फोटोग्राफी करने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कपड़ा में जो स्याही लग गया, है ना, तो उसको धब्बा को हटाने के लिए क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक ना, तो इतना क्या है, कम से कम पता होना चाहिए था। बाकी और आगे बताया जाएगा, अम्ल राज वगैरह क्या होता है, आगे बताया जाएगा। अब बोले ऊपर वाला क्वेश्चन से बनेगा जी, संतरा किसका सोर्स है बाबू, नहीं बनेगा, ये दूसरा है। तो संतरा में है, देखिए, जितना चीज बाबू सिसियाइएगा ना, सब में होता है विटामिन सी। मिर्चाई जितना खा के सिसिया रहा है, सिसिया रहा है, इस सब में क्या होता है, विटामिन सी होता है। देखिए, विटामिन के बारे में विशेष जानकारी को बायोलॉजी में दिया जाता है। लेकिन फिलहाल जानिए कि विटामिन क्या होता है, कि कई प्रकार का होता है। विटामिन क्या होता है, आपको कई प्रकार का होता है। विटामिन मुख्य रूप से क्या है, आपको एक होता है, एक होता है B C, एक होता है A D E K। अब बी में कई प्रकार होता है, B1 B2 B3 B4 ऐसे बड़ी होता है। तो आपका बायोलॉजी में ये जो बी और सी है ना, ये आपको जल में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है। लेकिन A D E K है, पानी में आपको नहीं घुलता है। तो खाना उना पकाएंगे तो कौन विटामिन निकलेगा जी, और खाना पकाने का मतलब क्या है कि पानी से चावल धो दिए, तो B और C क्या होगा, निकलेगा, ठीक ना। लेकिन A D K नहीं निकलता है, ये पानी में घुलनशील है, आई पानी में घुलनशील नहीं है। ये किसमें, फैट या वसा में घुलता है। फैट या वसा क्या होता है, बायोलॉजी में जानकारी दिया जाएगा। फिलहाल समझिए क्या होता है कि संतरा में पाया जाता है कुछ आपको, कहाँ चले गया हो, हाँ, क्या वो विटामिन पाया जाता है कुछ आपको संतरा में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपको सही हो जाएगा। संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, बी और सी होता है। जो जल में घुलनशील होता है, B और C, ठीक ना। और क्या बोले कि भाषा में क्या होता है, A D K, इसको केड़ा तिरिक है, K E D, केड़ा केड़ा केड़ा, K E D, केड़ा, यह भाषा में घुलनशील है। विटामिन है उसका रासायनिक नाम। विटामिन की कमी से होने वाला रोग से प्रश्न आता है, और इसका जानकारी बायोलॉजी में बताया जा चुका है। मतलब बायोलॉजी जब हम लोग पढ़ेंगे तो हाँ, बायोलॉजी में इसको देखेंगे। फिलहाल एगो याद रखिएगा कि आपका भोजन वोजन बनाते हैं, पकाते हैं ना, तो विटामिन B और C क्या होता है, नष्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट बाबू क्या होता है, इस सब के बारे में क्या है कि आपको मुख्य रूप से हम बायोलॉजी में बताएंगे, ठीक ना। आपको विटामिन वसा सब कार्बोहाइड्रेट इस सब के बारे में कहाँ, बायोलॉजी में बताया जाएगा। रिपीटेशन होगा बहुत ज्यादा, इसलिए वहां पर छोड़ दे रहा है आगे के लिए। ऐसे जान लीजिए कि कोई बाबू तुरंत आपको एनर्जी चाहिए ना, तो हमको कार्बोहाइड्रेट लेना होता है। ऐसे एनर्जी ज्यादा होता है वसा में, किसमें, वसा में, लेकिन वो धीरे धीरे टूटता है ना। भाई पेट में जाता है तब वसा टूटता है। कार्बोहाइड्रेट मुंह में डालिए, शुरू हो गया। जितना मीठा चीज वगैरह खाते हैं ना, वो सब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल हो गया, रोटी हो गया, तेल वाला चीज सब क्या हो गया, वसा हो गया, है ना। मुर्गा मांस में क्या होता है, आपको प्रोटीन वगैरह पाया जाता है, दाल वगैरह में प्रोटीन वगैरह पाया जाता है। तो इस सब के बारे में जानकारी वहां पर दिया जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, आगे बढ़िए। आइए, हाँ देखिए बाबू, आइए, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इसका बना होता है। सब पहले समझाना पड़ेगा आपको कि रेडियो सक्रियता होता क्या है, तब यहाँ पर आएंगे। रेडियो सक्रियता होता क्या है, इसको पहले समझिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही क्या है, आपको महत्वपूर्ण है। क्या बोले, रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलते हैं बाबू,
रेडियो एक्टिविटी, एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता या क्या बोले, रेडियो एक्टिविटी बोले, कोई दिक्कत। अब सुनना क्या है कि ये क्या होता है कि देखिए, जिसका परमाणु संख्या, जिसका परमाणु संख्या 82 से अधिक है ना, उसमें क्या है कि आपका न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक होता है। देखिए, ये आपका परमाणु होता है। अब परमाणु के बीच में यहाँ पर होता है नाभिक, क्या होता है, नाभिक, ये ए न प्लस पी, इसमें न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। और चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों तरफ गति करता है, ठीक ना। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पे होता है, ठीक ना। इसी को बोलते हैं नाभिक, क्या बोलते हैं, नाभिक, नाभिक। और दोनों मिल जाता है तो बोलते हैं न्यूक्लियन, न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन में क्या होता है, नाइट नाइट न्यूट्रॉन हो गया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। अब देखिए, समान तौर पर क्या होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर होता है, समान तौर पर, है ना। जैसे कई सारे एलिमेंट लीजिएगा तो दोनों क्या बराबर है लगभग। लेकिन अब क्या है कि न्यूट्रॉन की संख्या अगर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मतलब ये हो गया कि न्यूट्रॉन क्या हो गया बाबू, आपको प्रोटॉन से क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, 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 ठीक ना। तो यह जो परमाणु हो जाएगा अनस्टेबल, अनस्टेबल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, मतलब क्या हो गया, अस्थिर हो गया, अस्थिर हो गया। जैसे हम खा लिए ढेर, खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, ढेर खा लिए, अब कय करना पड़ेगा। ऐसे क्या होता है, परमाणु क्या होता है, कय करता है, परमाणु वोमिटिंग करता है। अब परमाणु को वोमिटिंग करने का मतलब, तो वोमिटिंग करेगा, अब परमाणु को वोमिटिंग करने की घटना को रेडियो सक्रियता बोलते हैं। तो हम वोमिटिंग करते हैं तो चावल, दाल, मुर्गा, मांस जो खैली तो सब निकलता है, एकदम निकलता है ना जी। अरे कितने देखते क्या होता है आदमी, खाने के बाद क्या होता है कि मुर्गा अंदर से निकाल के फिर चिबाता है, भैंसे के चिबाता है। और ऐसा, अरे ढकार आ गया तो मुर्गा आ गया जो खेले थे तो उसको फिर चिबा के फिर अंदर लेके चल गए। नहीं, यहाँ पर तो क्या बोले कि परमाणु हो गया, ये आपका परमाणु। तो परमाणु से क्या होता है कि यहाँ वो क्या होता है समझिएगा, अल्फा, बीटा और क्या होता है, गामा किरण निकलता है। परमाणु के नाभिक से क्या होता है कि अल्फा बीटा किरण निकलता है, गामा किरण। इसके घटना को, अल्फा बीटा गामा किरण निकलने की घटना को बोलते हैं रेडियो सक्रियता। भाई तब तक निकलेगा, आप तब तक क्या करोगे जब तक कि मियाज फ्रेश ना हो जाए, ये तब तक क्या करेगा जबकि ये स्टेबल ना हो जाए, ठीक ना। और जितना ये सब तत्व होता है अंतिम रूप से क्या होता है, लेड में बदल जाता है, किसमें, लेड में। जितना आपको रेडियो सक्रियता तो होता है, अंतिम रूप से कहाँ चला गया, लेड के पास चला गया, वो क्या होता है आपको स्टेबल। मतलब 82 से जिसका परमाणु संख्या अधिक है, सब क्या है, अनस्टेबल। तो सब क्या करेगा, रेडियो सक्रिय गुण प्रदर्शित करेगा। थोरियम हो गया, है ना, क्या बोलता है, यूरेनियम हो गया, हाँ, ये सब क्या, पोलोनियम, ये सब क्या होता है, आपको रेडियो सक्रिय गुण क्या करेगा, प्रदर्शित आपको करेगा, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पर सुनिएगा, अब क्या है, किसका प्रकृति क्या है, देख रहे हैं कुछ है ना, कुछ है नहीं, तो कुछ भाई ऐसे कहा दिखाई दे रहा है। जानते हैं क्या हुआ कि जो वो रेडियो सक्रियता का जो खोज किए सबसे पहले, ये आपको हेनरी बेक्वेरल का, वो हेनरी बेक्वेरल, हेनरी बेक्वेरल, बेक्वेरल। हालांकि कोई एक व्यक्ति इस फील्ड में काम नहीं किए हैं, अलग अलग व्यक्ति काम किए हैं। एक बाबू क्या है, क्यूरी के नाम सुनोगा, मैडम क्यूरी, है ना। सुनिए क्या बोले कि रेडियो सक्रियता का खोज बेक्वेरल साहब ने किया और क्यूरी साहब ने किया है। लेकिन बेक्वेरल साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन शुरुआती समय में रहा था। इसीलिए क्या है कि आपका जो रेडियो सक्रियता का जो इकाई होता है, मापक होता है, आपका बेक्वेरल भी होता है, क्यूरी भी होता है। लेकिन जो ऐसा ही मात्रक होता है, बेक्वेरल होता है। आई क्वेश्चन जानते हैं? पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए, रेडियो सक्रियता का इकाई जो होता है, बेक्वेरल भी होता है और क्या होता है, क्यूरी भी होता है। लेकिन एसआई मात्रक बेक्वेरल होता है, वही एक अन्य इकाई है। जानते हैं, बिहार सचिवालय सहायक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2016 वाला, 14 में जो फॉर्म आया था, हमसे मेंस में गलती हो गया था, ठीक ना। वहां पर पूछा था कौची इसका एसआई मात्रक होता है, आलूसन वगैरह में कहीं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कौची होता है, बोले कि क्यूरी इसका इकाई होता है, तो क्यूरी बना के चलाएं। अब बेक्वेरल भी था, एसआई मात्रक क्या होगा, बेक्वेरल होगा। आज जो रेडियो सक्रियता की माप होता है, इसको अब जीएम काउंटर, क्या वो जीएम काउंटर से, जीएम काउंटर से रेडियो सक्रियता की माप करते हैं। तो जानते हैं क्या हुआ, कोई बाबू नाभिक से निकल रहा था, तो इसके इसके बगल में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके देखा गया, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके देखा गया। तो यहाँ पर क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, मतलब यहाँ पर लगा दिए। तो यहाँ पर क्या किए कि माइनस था, इधर क्या था आपको, प्लस था, एक तरफ माइनस, एक तरफ क्या था, प्लस था। सब देखिए क्या होता है, आप पढ़े होंगे चार्ज का प्रॉपर्टी होता है कि सिमिलर तरह का चार्ज रहेगा और रिपेल करेगा, दूर भगाएगा।
और वो अलग अलग तरह के चार्ज क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो प्लस और प्लस रहेगा तो क्या होगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन माइनस और प्लस रहेगा तो खींच लेगा। चाहे प्लस प्लस रहे, देखिए अगर प्लस और प्लस चार्ज है तो हेने भगाएगी हेने भगाएगा, सिमिलर चार्ज रिपेल करेगा। माइनस माइनस है, एक दूसरे को भगाएगा, लेकिन एगो प्लस और माइनस है तो बोले कि आजा रे तुझे प्यार है पुकारे, आ जाएगा। तो आप समझिए क्या हुआ कि बीटा किरण कहाँ गया, आपको पॉजिटिव की तरफ चला गया। है बाबू, ये पॉजिटिव की तरफ चला गया, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस। अरे होता ना जी, देखिए आप लोग बच्चा आप नहीं है, देखिए क्या होता, लड़का के लड़की के प्रति झुकाव होता है, और लड़की के लड़का के प्रति समान तौर पर क्या होता है, झुकाव होता है। हालांकि आजकल तो बहुत तरह के प्रॉपर्टी आ गया है। अब लड़का लड़का के प्रति झुकाव होता है, लड़की के लड़के के प्रति, कितने के दोनों के प्रति, है ना जी। तो उसका नाम अलग अलग होता है, इसे पूछना सकता है। ऐसे मेल फीमेल होता है, ठीक है ना। फिर कई तरह के जेंडर आ जाता है, तो फिलहाल उसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर आते हैं। निगेटिव होगा तब तो पॉजिटिव के पास गया, इसका मतलब यह हो गया कि बीटा क्या है, आपको निगेटिव है। और ये आया अल्फा कहाँ गया, पॉजिटिव की तरफ, मतलब निगेटिव, इधर निगेटिव के आया है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। अल्फा हो गया पॉजिटिव, इस पर हो गया निगेटिव। आई बाबू क्या हो गया, निकल गया सीधे। 3 4 को आदमी जा रहा था, है ना, एगो क्या हुआ कि लड़की तरफ चला गया, तो हम ये निकालिए कि वो लड़का होगा, है ना। आया वो लड़का की तरफ चला गया, हम मान के चले कि वो लड़की होगी, है ना। आया वो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ है ये नहीं है, वो न्यूट्रल है, उसको कोई मतलब दुनिया से नहीं, एकदम उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया कि सब फालतू है, मोह माया है ना। उसी से क्या हो गया, निकल गया, है ना। तो मतलब कि ये क्या हो, गामा जो हो गया, ये क्या हो गया, सीधे आपको निकल गया। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। बोलिए, इस पर कोई चार्ज होगा नहीं, इसका प्रकृति कैसा है, उदासीन है। ये क्या है, निगेटिव चार्ज हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तब यहां से क्या करते हैं, तीनों कण में, इतना पढ़ने के बाद क्या करना है, तीनों कण में क्या करना है, आपको अंतर ढूंढने का क्या करना है, प्रयास करना है, क्या करना है, अंतर बाबू। तब आइए बाबू, एक तरफ क्या होगा, अल्फा हो जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा, बीटा, एक हो जाएगा गामा। गामा, पहले बात करते हैं क्या, ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया निगेटिव हो गया, यहीं पर नो चार्ज, उदासीन, एक क्या हो गया, आपको जीरो, उदासीन हो गया। अगला क्या है, यह किसके जैसा होता है, ये हीलियम के नाभिक जैसा है, हीलियम के नाभिक जैसा है। ये क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन, क्या वो इलेक्ट्रॉन है, ये किसके जैसा है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ना, इलेक्ट्रॉन के जैसा है ना। आई बाबू, विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया, ये क्या हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया, ये क्या हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया। अब आगे समझिए, इसका संकेत क्या होता है, अल्फा। देखिए नीचे वाला होता है परमाणु संख्या, और ऊपर होता है परमाणु भार। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हीलियम में क्या होता है कि 2 को परमाणु संख्या होता है और 4 को परमाणु भार होता है। तो नीचे परमाणु संख्या को लिखते हैं, ऊपर परमाणु भार को लिखते हैं, नीचे परमाणु संख्या को, ऊपर परमाणु भार को, तो इसको इसे दिखा सकते हैं। और इसका होता है वो इससे, बस, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है क्या है, जैसा है, ठीक ना। तो इसको बीटा ऐसे भी कर सकते हैं बाबू, कर सकते हैं ना। और इस पर कुछ नहीं करेंगे, बस खाली गामा पर जीरो, कुछ ही नहीं बाबू। अब आते हैं, अब बोलिएगा वेधन क्षमता, क्या वो वेधन क्षमता, पेनेट्रेटिंग पावर है ना। अब समझिएगा, आप तैयारी कर रहे हैं, कभी लड़कियों जो घूम रहे हैं, कभी लड़कों जो घूम रहे हैं, कभी पार्टियों कर, कभी मस्तियों कर रहे हैं, तो आपको जल्दी नौकरी हो जाएगा। एक एकदम लगल, एकदम फोकस होके, एकदम कोई डेविएशन नहीं है, एकदम भाई डेविएशन कुछ, एकदम पढ़ाई तो पढ़ाई तो पढ़ाई, कौन सीधे जाएगा जी। हाँ, तो बोलिए अल्फा बीटा गामा में कौन सीधे जा रहा था, गामा। तो इसका वेधन क्षमता क्या होगा, सबसे अधिक, सबसे अधिक। ये कोई चीज एकदम आर पार सीधे चल जाएगा, सबसे अधिक होगा। पेनेट्रेटिंग पावर मतलब सबसे ज्यादा छेद करने की पावर। तो इसके पास सबसे कम होगा, कि ज्यादा इसके पास भटकाव है, देख रहे हैं, दुगो है दुगो होने में बहुत है, और इसके पास कम है लेकिन कम है, ठीक है? और इसके पास कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये लक्ष्य के तुरंत चला जाएगा। मतलब क्या हो गया, इसके पास वेधन क्षमता सबसे कम है, अल्फा के पास है, और सबसे अधिक इसके पास है, आई बेचारा बीच बिचवा है, ये है बीच बिचवा नहीं। चलिए, अब आते हैं क्या, वो अल्फा बीटा गम, वेधन क्षमता का बताना है बाबू। आयोनाइजिंग पावर, आयोनाइजिंग पावर क्या वो, इसको आयनन क्षमता, क्या वो आयनन, आयनन क्षमता, आयोनाइजिंग पावर की बात करते हैं, है ना। ये गाड़ी देने में पूरा एक्सपर्ट है, तुरंत गाड़ी देने में सिखा देगा। अरे गाड़ी देने में सिखा देगा ना जी, देख रहे हैं, दूगो है ना, तू नहीं, पूरा एकदम माँ बहन सब जानता है, दादी नानी सबके लगा के गाली दे सकता है। अरे कोई जान में नहीं करता, बेचारा आया है विदेश से पढ़ के, एकदम सिंपल है, कोई गाली माँ बहन के दर इसको समझ में नहीं कोशिश कर रहा है, बोले क्या लोग बोल रहा है, आइए एकदम गर्दा में चले है ना। अब कोई आदमी का जो रहेगा जी,
कौन एकड़ा रहे तो सीखेगा, एकड़ा रहेगा तो सीखेगा। हाँ, मतलब ये हो गया कि किसी को आयनित जल्दी कर देगा नहीं, क्योंकि ये अपने बिगड़ल है, अपना प्रभाव दिखा देगा। तो मतलब क्या हो गया कि आयनन क्षमता सबसे अधिक इसके पास हो जाएगा और सबसे कम क्या हो जाएगा, इसके पास सबसे कम हो जाएगा। सबसे अधिक इसके पास, सबसे कम इसके पास हो जाएगा। इस समझ में आ रहा ना? इस समझ में? अभी और आइए, इतना समझ में आ गया। तो एक समझना क्या है, एक होता है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है, क्या बोलते हैं, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसको बोलते हैं वर्ग विस्थापन नियम। वर्ग विस्थापन नियम, वर्ग विस्थापन नियम। ये पहले कौन दिया था और क्या है, दोनों को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जो दिया उसका नाम जान लीजिए, क्या होता है बाबू इसका नाम, सॉडी एवं फैजेंस। क्या नाम है, सॉडी एवं फैजेंस। ये दो व्यक्ति मिल करके कौन से दिए हैं, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट ला। ये दो व्यक्ति मिलकर क्या दिए हैं, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट ला दिया है। तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, ग्रुप में है उन्हें डिस्प्लेस कर रहा है, वर्ग में उन्हें विस्थापन हो रहा है। अब पढ़िएगा पीरियोडिक टेबल, क्या वो पीरियोडिक टेबल है, ये है पीरियोडिक टेबल। ऐसा का कितना है, 18 को है बाबू, ऐसा ना कितना है, 7 को है। तो इस खड़ा को बोलते हैं वर्ग, और इसको बोलते हैं नीचे वाला को आवर्त। ये खड़ा को बोलते हैं वर्ग और इसको बोलते हैं आवर्त। ये हम समझाएंगे आगे, लेकिन मोटा मोटा समझिए। तो वर्ग में क्या है कि हेने के होने जा रहा है, हेने के होने जा रहा है। मैंने कोई तत्व है बाबू, उससे अल्फा बीटा गामा करने निकलेगा तो उसका स्थान तो बदल नहीं करेगा। देखिए पीरियोडिक टेबल में समझना क्या है कि जो अब वो वर्तमान जो हमारा आवर्त सारणी है ना, जिसमें तत्वों को सजाया गया है उसके गुण के आधार पर, तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में है। पुराना जो पीरियोडिक टेबल था उसमें परमाणु भार के बढ़ते क्रम में था, उसको मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल कहते हैं। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या था, आपको परमाणु भार पर था, और यहाँ परमाणु संख्या पर, जिसको मोसले का बोलते हैं, मोसले का आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी ये क्या है, मोसले का नियम है, और यह परमाणु संख्या पर है, परमाणु संख्या पर है। अब उसे अल्फा बीटा गामा निकलेगा, तो परमाणु संख्या में तो कमी कुछ होगा ना। तो जो ई बाबू इसी के आधार पर है बाबू परमाणु संख्या का, परमाणु संख्या बढ़ेगा घटेगा तो ना जाएगा जी। तो इसी को बोलते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। कोई दिक्कत? अब समझना क्या है, अगर क्या है कोई तत्व है, कोई क्या है तत्व है, कोई एक्स तत्व है, कोई एक्स क्या है आपका तत्व है। तो नीचे क्या हो गया, देखिए परमाणु संख्या को हम जेड दिखाते हैं नीचे, और ये हो गया ऊपर परमाणु भार, ठीक है ना। लाइक हमको लग रहा है कि अभी आपको क्या क्या बताना पड़ेगा हमको समझ, परमाणु भार क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है, समभारी क्या होता है, सब बताना पड़ेगा। लेकिन अभी ये वाली चीज को बता देते हैं, आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है ना। पहले क्या बोले कि नीचे क्या होता है आपका, ये सब पहले सब बताइए दे, कर बाद यहाँ पर आएंगे, पहले बता ही देते हैं। मैंने समझ, रेडियो सक्रियता समझने के लिए आपको बड़ी चीज समझना पड़ेगा, तब बोलेंगे तैयारी होगा। पहले समझिए परमाणु, परमाणु क्या, वो परमाणु, एटम, एटम। देखिए परमाणु के पहले माना जाता था, एक विद्वान थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन, क्या वो जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन, कि परमाणु अविभाज्य है, अविभाज्य है, विभाज्य मतलब अनडिविजिबल, परमाणु को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। लेकिन आज के प्रयोग में यह सिद्ध हो चुका है कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। परमाणु के अंदर अल्फा बीटा गामा किरण होता है। देखिए पहले समझिए पदार्थ क्या होता है, ये सब क्या, वो हम आप सब क्या है, पदार्थ है, ये सब से क्या है, पदार्थ है। पदार्थ कई सारा चीज से मिलकर बना होगा, जैसे बात करते हैं H2O की बात करते हैं, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन तत्व से मिलकर बना है। तो ये तत्व हो गया, तत्व का, ये देखिए तत्व जब मिल जाता है तब कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है। और तत्व जब अलग अलग रहेगा तो तत्व का सबसे छोटा रूप जो होगा उसको बोलते हैं परमाणु। तत्व का छोटा रूप को बोलते हैं परमाणु बोलते हैं। और समान तरह परमाणु सिंगल अवस्था में नहीं रहता है ना। अगर अक्रिय गैस को छोड़ दीजिएगा तो सिंगल अवस्था में नहीं रहता है, ये किसी से रिएक्शन करके रहता है। रिएक्शन क्यों करता है आगे बताएंगे, ये रिएक्शन करके रहता है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। और परमाणु सबसे छोटा कण हो गया, वो दिखाई नहीं दे रहा, परमाणु दिखाई नहीं दे रहा है, समझे ना। अब परमाणु के अंदर में कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो वो दिखाई और देगा जी, नहीं। वो तो समझिए, ये हो गया आपका परमाणु हो गया, समझने के लिए बड़ा ले लिया है। अब परमाणु के अंदर में होता है नाभिक, परमाणु के अंदर में नाभिक होता है। परमाणु में 3 को हमको कण पढ़ना है,
न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हो गया कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गया, और यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन उसके आगे पहले कुछ और समझ लीजिए। देखिए, ये जो परमाणु है और नाभिक है, कौन बड़ा होगा? परमाणु क्या होगा आपको? बड़ा होगा। परमाणु क्या होगा आपको? बड़ा होगा। और नाभिक क्या होगा? छोटा होगा। परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक ना। और जो नाभिक होता है 10⁻⁻15। बोले क्या है सर, ये तो 15 बड़का ना होगा? देखिए, माइनस में रहेगा तो छोटा होता जाएगा, अगर प्लस में रहता तो बड़ा होता, लेकिन माइनस में क्या होगा? छोटा होगा। तो 10⁻⁻10 मीटर परमाणु का आकार होता है, और नाभिक का 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक ना। अगला क्या? यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, ये क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ये जो ए ना पी हो गया, इसी को बोलते हैं कोची बाबू? नाभिक। नाभिक में कोची होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। आप सुनिए, प्रोटॉन प से प्रोटॉन और प से पॉजिटिव चार्ज, प से प्रोटॉन प से पॉजिटिव चार्ज। और क्या बोले कि न से न्यूट्रॉन, न से कोई चार्ज नहीं, न से नो चार्ज, न से नो चार्ज। आई से क्या हो गया? निगेटिव चार्ज। प से प्रोटॉन और प से पॉजिटिव चार्ज, और न से न्यूट्रॉन, न से नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन हो गया निगेटिव। तो मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहता होगा, ठीक ना। तो एक रदरफोर्ड विद्वान थे, ये यहाँ से कहा कि ना कि अल्फा किरण पास करवा रहे थे। वो देखे ना, अल्फा किरण क्या होता है? अभी कुछ देर पहले बताया, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या बोले कि यहाँ से क्या हो रहा था? जा रहा था। क्या हुआ यहाँ से बाबू? जा रहा था। तो सब जगह से तो निकल गया, लेकिन यहाँ से नहीं निकला, डेविएट कर गया। मतलब कि यहाँ कोई पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव जा रहा था, यहाँ कोई पॉजिटिव होगा तो उसको रिफ्लेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग का प्रयोग करके खोज किया कि इसका नाभिक का, नाभिक का खोज कर दिया। यहाँ तक समझ में गया? अब सुनिएगा कि जो प्रोटॉन का खोज किया बाबू, कौन की है? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का खोज किया उनके हैं गोल्डस्टीन, ठीक ना। और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक लिखना पड़ेगा। प्रोटॉन का कौन बाबू? गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। इसका है बाबू जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का हो गया जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन, थॉमसन। हालांकि जो गोल्डस्टीन है बाबू, ये प्रोटॉन का खोज किया है, लेकिन इसका नामकरण रदरफोर्ड किया है। क्या बोले बाबू? प्रोटॉन का खोज कौन किए हैं? गोल्डस्टीन, लेकिन इसका नामकरण कौन किया है? रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन का बाबू कौन? जेम्स चैडविक हो गया। इलेक्ट्रॉन को थॉमसन। और नाभिक का खोज कौन किया है? रदरफोर्ड। नाभिक का खोज कौन किया है? रदरफोर्ड किया। यहाँ तक एकदम पूरा आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर हो गया ना? अब देखिए, जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है वो था 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये पॉजिटिव बाबू। और यही इलेक्ट्रॉन पर चलेगा तो माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मतलब दोनों पर सेम चार्ज होता है। प्रोटॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर कोई क्या होता है? सेम चार्ज होता है। इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं एक ऋण आवेश। मतलब सही, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, इसको बोलते हैं इकाई आवेश। एक आवेश उसको मान लेते हैं, तो मतलब इतना बराबर हो गया, एक इकाई, एक आवेश हो गया, एक पॉजिटिव आवेश हो गया। और इलेक्ट्रॉन पर उतना ही होता है। अब देखिए, किसी परमाणु की बात करते हैं, जितना प्रोटॉन उसके अंदर होगा उतना ही उसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, दोनों कट जाएगा तो परमाणु उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जो कोई परमाणु लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं कोई सोडियम ले लिया, सोडियम। तो सोडियम का अणु संख्या कितना होता है? 11, 11। तो 11 हो गया, इसका मतलब क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 11 को -11, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। अब प्रोटॉन पर कितना बाबू? पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस के अलावा कट के कितना हो गया? 0, ठीक ना। तो मतलब कि कोई परमाणु के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, इसलिए परमाणु हो गया आपका विद्युत उदासीन हो गया। यहाँ तो किसी को दिक्कत दिक्कत नहीं है ना। अब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा, इसके आधार पर क्या आता है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। देखिए क्या होता है कि अगर सोडियम की बात करते हैं, इसका परमाणु विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। ये समझाएंगे आगे क्या होता है, फिलहाल समझ 281 होता है। अभी क्या होता है? प्रत्येक परमाणु चाहता है कि उसके 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए चाहे तो किसी एक बहु क्लोरीन है, इसका होता है 287 होता है। एक बहु कार्बन है, 2 और 4 है। अब सुनिए, ये अगर किसी को देना रहेगा तो जल्दी दे सकता है, ये किसी लेना रहेगा तो जल्दी ले लेगा। अगर बिजनेस करे जाएगा, बोले कि ये हो हमारा में 1 लाख रुपया, तू 7 लाख रुपया देना, बिजनेस करम, ये देगा जी? ये बोलेगा तू ही 1 लाख दे देना, हम कर लेते हैं। मतलब कि ये दे देगा। तो जो देता है इलेक्ट्रॉन उस पर पॉजिटिव चार्ज है,
और जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर बाबू साझेदारी करेगा, मिला लेगा, क्या करेगा, साझा कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा भी बाबू चार्ज डेवलप होता है, यहाँ पर देख रहे हैं ना। चार्ज किसी वस्तु पर कैसे डेवलप होता है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा पॉजिटिव, और जो गेन करेगा नेगेटिव। यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप समझना क्या, कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बता रहे हैं ना, अगर कोई बोड़ा है, बोड़ा में आलूआ प्याज धनिया रखल है, बोड़ा के वजन ज्ञात करना होगा तो आलूआ प्याज प्लस धनिया जोड़ेंगे, है ना। लेकिन धनिया इतनी सुनहइये है, आलू प्लस प्याज जोड़ देंगे, धनिया का छोड़ देंगे। अरे बाबू, तो ऐसी क्या है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न के बराबर होता है, न के बराबर। अरे देखिए, सबका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा ही। सबसे जो भारी होता है न्यूट्रॉन होता है, सबसे भारी कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। और सबसे हल्का कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। जब हम परमाणु का वजन भार ज्ञात करेंगे, परमाणु द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जोड़ेंगे, ठीक ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन बाबू क्या होता है, न के बराबर, तो इसको छोड़ देंगे। तो देखिए, परमाणु भार क्या हो, परमाणु भार, परमाणु भार निकालते हैं, परमाणु भार, तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न के बराबर है तो छोड़ देते हैं, मतलब क्या हो गया, पी प्लस एन हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियन बोले थे बाबू, क्योंकि न्यूक्लियस में था, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन बोल दिया। ये समझ में आ रहा है, न्यूक्लियन बोल दिया। इसका मतलब ये हो गया कि परमाणु भार वर्ग क्या होता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब क्या हो गया आपका, न्यूक्लियन हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब सुना, कोई परमाणु को दिखाते कैसे हैं, कोई परमाणु को अगर एक्स मानते हैं तो नीचे में मानते हैं जेड। जेड का मतलब परमाणु संख्या, क्या हो गया, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। आज जितना कोई तत्व में प्रोटॉन होता है, कितना वो प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वही उसका परमाणु संख्या होता है। एक न्यूट्रल एटम की बात करते हैं, परमाणु की बात करते हैं, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन होता है ना। मतलब कि अगर परमाणु संख्या की बात करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलेंगे, ठीक है। और आपका जो ऊपर होता है ए क्या हो गया, आपका द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं पी प्लस एन, एन हो गया, पी प्लस एन हो गया, पी प्लस एन हो गया। अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं, जैसे बात करते हैं बाबू क्या, कि हम बात करते हैं कैल्शियम, कैल्शियम को इसे लिखा था कैल्शियम, यहाँ पर हो गया 20, यहाँ पर कितना है आपको 40 है। आप पूछे इसका प्रोटॉन कितना होगा, बोलिए। नीचे है परमाणु संख्या, ये क्या हो गया आपका जेड, जेड बराबर पी या पी बराबर ई। इसमें प्रोटॉन भी कितना हो गया, 20 हो गया, इलेक्ट्रॉन भी 20 हो गया, ठीक ना। अब हम पूछेंगे कि इसका परमाणु द्रव्यमान, ये हो गया परमाणु द्रव्यमान। अब पूछेंगे एक बार, निकालिए न्यूट्रॉन की संख्या। तो समझिए ये फार्मूला क्या होता है, यहां पर बताया क्या, कि ए बराबर हुआ पी प्लस एन, ए बराबर पी प्लस एन। तो अगर आपको एन निकालना होगा, एन न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, तो क्या करेंगे, ए माइनस पी करेंगे। आप वो करेंगे, तो मतलब ऊपर वाला में से नीचे वाला में घटा देंगे ई वाला, तो क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। देख हम बताते हैं, जैसे हम बात करते हैं सोडियम, सोडियम, सोडियम को ए से दिखाते हैं 11 और 23। इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पूछेगा, बोलिए क्या हो जाएगा। इसमें बाबू जेड परमाणु संख्या 11 हो जाएगा, उतना ही प्रोटॉन, उतना ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यहाँ पर द्रव्यमान कितना हो गया, 23 हो गया। अब क्या है, निकालना है आपको न्यूट्रॉन की संख्या। ए बराबर होता है पी प्लस एन, एन बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस पी। मतलब ऊपर में से नीचे वाला क्या करेंगे, घटाएंगे, तो क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। मतलब हो गया 23 माइनस 11, तो कितना हो गया, बोलो, 12 हो गया। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाबू, ठीक है ना, कोई दिक्कत। नीचे परमाणु संख्या, ऊपर में परमाणु भार होता है, उसको परमाणु द्रव्यमान ही बोल सकते हैं बाबू। यहाँ तक किसी को देखते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन क्या होता था, समझ में आ गया। आप समझना क्या, आप समझना है परमाणु संख्या आदि, समस्थानिक और संभारिक, समस्थानिक और संभारिक। समस्थानिक एक होता है संभारिक, संभारिक, समस्थानिक और क्या हो गया आपका, संभारिक। समस्थानिक बोलते हैं आइसोटोप, क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। और संभारिक बोलते हैं आइसोबार, क्या बोलते हैं, आइसोबार कहा जाता है। असमस्थानिक क्या होता है, स्थान समान हो, स्थान मतलब परमाणु संख्या क्या हो, समान हो।
क्योंकि नया जो पीरियोडिक टेबल है ये परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम से दिया गया है। तो जिनका स्थान समान हो मतलब परमाणु संख्या समान हो तो देखिए समस्थानिक क्या होता है, एक ही तत्व में होगा, कि एक ही तत्व होगा और एक ही तत्व के दो परमाणु होगा जिनका परमाणु संख्या समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा। मतलब कि अगर एक से एक वाई है, मतलब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं जेड तो ये भी जेड 1 ये जेड 2 तो दोनों बराबर होना चाहिए। ऊपर वाला अलग हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे वाला क्या होगा, समान होगा। नीचे वाला क्या होगा, समान होगा। मतलब कि आइसोटोप क्या हो गया, आइसोटोप का अगर हम डिफिनेशन देना चाहें कि एक ही तत्व के हाँ एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है उन्हें बोलते हैं समस्थानिक बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं समस्थानिक बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बाबू बात करते हैं, हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, क्या ऑक्सीजन क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन 17 हो गया, क्लोरीन बाबू क्या हो गया 17। अरे क्लोरीन है तो 17 है रहेगा ना जी, लेकिन यहाँ पर है 35, यहाँ पर है 37 है, यहाँ पर 35, यहाँ पर क्या हो गया आपको 37 हो गया। समझ में कुछ आ रहा है? मतलब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि परमाणु संख्या दोनों में क्या है, समान है, परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न है। तो ऐसे को बोलते हैं समस्थानिक। और समस्थानिक में देखना क्या है कि परमाणु सेम है, परमाणु क्या है, सेम है। तो अब इतना सा काम चल जाएगा खाली। पहले तो यही खाली क्वेश्चन पूछा था कि समस्थानिक क्या होता है, तो एक ही तत्व के दो ऐसे परमाणु जिनका क्या परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है, समस्थानिक हो गया। लेकिन अब पूछते हैं समस्थानिक में क्या सेम है क्या डिफरेंट है बाबू। देखिए यहाँ बाबू क्या यही बराबर जेड होता है, यही बराबर क्या होता है पी होता है, यही बराबर क्या होता है ई होता है। मतलब कि जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन की संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब समस्थानिक में क्या हो गया, आपका परमाणु संख्या समान होगा, प्रोटॉन की संख्या समान होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर में से नीचे को घटाते हैं, द्रव्यमान में से किसको घटाते हैं, प्रोटॉन की संख्या को घटाते हैं। तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ अगर निकालिएगा तो यहाँ देखिए 35 में 17 गया तो कितना 18 और 37 में 17 गया तो 20। मतलब यहाँ एन सेम है बाबू, एन सेम नहीं, यहाँ भी 18, यहाँ पर क्या है 20 है। मतलब समभारिक में क्या डिफरेंट हो गया, न्यूट्रॉन आपका डिफरेंट हो गया और प्लस परमाणु भार क्या हो गया, परमाणु भार अलग, परमाणु भार क्या हो गया आपको अलग हो गया, अलग। समझ में आ रहा है? देखिए बता रहे हैं इस सब बाबू क्वेश्चन देखिए, एक जगह हो सकता है कि ना क्वेश्चन पूछा गया होगा लेकिन ये बाबू इस सब क्वेश्चन क्या करेगा, पूछेगा। ठीक है ना, आप पढ़ा बाबू इसे जाता है। ठीक है ना, ठीक है। आप लोग पैसा दे तो पढ़वे करोगे, है ना। जेकरा फ्री में पढ़ना तो थोड़ी सा पढ़ेगा, वो तो भाई बोले बड़ी देर लगी तो चलो होने, है ना, मस्ती मारते हैं VVI फलना सर एक एक घंटा में यहाँ 500 क्वेश्चन बतावत थे, है ना, आई सर तनी मनी बताइए रहे, है ना। लेकिन आप लोग जब आइए कि यहाँ पर पढ़ने के लिए तब आइए, जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़िए, आइए। तो क्या बोले परमाणु भार क्या हो गया आपका अलग अलग हो गया, न्यूट्रॉन भी क्या हो गया वो आपका अलग हो गया। अब बोलिएगा, एक होता है रासायनिक गुण, एक होता है भौतिक गुण। क्या बोले, एक होता है भौतिक गुण, एक होता है रासायनिक गुण। क्या होता है, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। भौतिक गुण हो गया वजन कितना है, भार कितना है, सब भौतिक गुण होता है। वजन और भार अलग ना हो गया जी, तो मतलब क्या होगा, भौतिक गुण क्या होगा अलग, और भौतिक गुण क्या हो गया अलग हो गया। लेकिन देखिए किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि तो लड़ाई झगड़ा करने इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। अरे प्रोटोनवा न्यूट्रॉनवा तो बेचारा यहाँ अपना यहाँ घुसल है जी, निहाली में घुसल है दोनों, है ना। आई इलेक्ट्रॉनवा है ना घूम रहा है, पूछो तो क्या है यही ना जाएगा जी। मतलब ये तो बाबू लुकायल है। किसी देखिए जितना इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब क्या बोल सकते हैं, किसी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है ना उसमें उपस्थित क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। तो दोनों में बोले तो इलेक्ट्रॉनवा सेम है जी बाबू। अरे यहाँ 17 वहां 17 है, तो इसका रासायनिक गुण क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। एक बार समस्थानिक के बारे में फिर से आपको बता देते हैं क्या बोले। समस्थानिक का पहले परिभाषा पूछेगा, तो समस्थानिक बोलते हैं आइसोटोप्स बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। एक ही तत्व को होगा, एक ही तत्व होगा, एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु, वो भी हो सकता है दो से अधिक भी हो सकता है। जैसे ऑक्सीजन के बाद 3 को होता है समस्थानिक, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है ना, अभी थोड़ा देर में बताएंगे। एक ही तत्व के, एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है, उसे बोलते हैं समस्थानिक, उसे बोलते हैं समस्थानिक। ये हो गया पॉइंट क्लियर।
अब चूंकि बाबू क्या है, परमाणु संख्या समान है, तो परमाणु संख्या समान मतलब प्रोटॉन की संख्या समान, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। प्रोटॉन की संख्या समान, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, अब परमाणु संख्या तीनों क्या है, समान है। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो आपका रासायनिक गुण भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब परमाणु भार अलग अलग है, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, अलग। न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो जाएगा। परमाणु भार क्या हो गया आपको, अलग है, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब भौतिक गुण भी आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये हो गया आइसोटोप का क्या हो गया, विशेषता हो गया, है ना। जैसे कुछ एग्जांपल लीजिएगा, तो एक हाइड्रोजन वाला पूछता है, क्या हाइड्रोजन वाला क्या पूछता है, हाइड्रोजन वाला। देखिए फुल्ली तो समझ में आ गया, हाइड्रोजन की बात कर। हाइड्रोजन का देखिए होता है एच 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 बाबू, सब एच रहेगा। यहाँ एक 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 सब एक रहेगा। परमाणु संख्या तो सब समान है ना, लेकिन यहाँ होता है कुछ एक दो तीन, परमाणु भार एक दो तीन, एक दो तीन हो गया। अब आगे समझना है, देखिए मतलब कि हाइड्रोजन कितना समाधान हो गया, तीन गो। अब तीनों का नाम क्या है, अलग अलग है, तीनों का नाम क्या अलग अलग है, तो पहले यहाँ पर समझा देते हैं, उसके बाद वहां पर आएंगे वो। देखिए क्या बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रोटियम, क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं बाबू। और इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम बोलते हैं। और इसको बोलते हैं कुछ ट्राइटियम ना बाबू, ट्राइटियम, टाइटेनियम नहीं, टाइटेनियम अलग है, यह है ट्राइटियम, ट्राइटियम। अब समझना है क्या क्या, प्रोटियम ड्यूटेरियम टाइटियम। हाइड्रोजन ने कितना समझाने के, तीन को, प्रोटियम ड्यूटेरियम टाइटियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम टाइटियम, यहां तक हो गया। अब आते हैं, देखिए इसमें क्या हो गया, तीनों की बात करते हैं। तीनों में प्रोटॉन की संख्या समान, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, रासायनिक गुण समान, परमाणु भार अलग अलग, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग। इसमें न्यूट्रॉन निकालेगा तो घटाइए, जीरो। यहां पर कितना, एक, यहां पर कितना, दो। मतलब क्या वो, कि प्रोटियम में न्यूट्रॉन से कितना होगा, जीरो। इसमें न्यूट्रॉन होगा ही नहीं बाबू, है ना। अब यहां पर ड्यूटेरियम में कितना होगा, एक होगा। और ट्राइटियम में तीन, दो गो, तीन गो नहीं कितना, दो गो। प्रोटियम में जीरो, ड्यूटेरियम में दो गो, और ट्राइटियम में कितना हो गया आपको, तीन गो। अच्छा गवा गया। प्रोटियम में जीरो हो गया, ड्यूटेरियम में एक हो गया, और ट्राइटियम में हो गया दो गो। ये समझ में आ रहा ना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, एक बार सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व में, मान लो किसी को नहीं दिया, इसे दिले है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व में, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सुनिए, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है आपको नहीं पाया जाता, हालांकि समस्थानिक का पाया जाता है, लेकिन नॉर्मल केस बोलेंगे तो न्यूट्रॉन बाबू नहीं पाया जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सुनिए, यह दोनों जो होता है ना वो, इसका प्रॉपर्टी अलग होता है। यह होता है क्या बाबू, रेडियो सक्रियता, क्या वो, इसमें क्या होता है कि रेडियो सक्रिय गुण क्या होता है इसमें बाबू, रेडियो सक्रिय गुण इसमें पाया जाता है, जबकि इसमें रेडियो सक्रिय गुण नहीं पाया जाता। तो हाइड्रोजन के कौन सा समस्थानिक में रेडियो सक्रिय गुण पाया जाता है, ट्राइटियम में क्या होता है आपको रेडियो सक्रिय गुण पाया जाता है। अब देखिए, जब हम जल बनाते हैं तो यहाँ लिखते हैं H2O, मतलब इसको लिखे है ना। इसको जानते हैं, फिर लिख दिखाते हैं डी से, क्या वो डी से, ड्यूटेरियम को डी से, यहाँ हो गया D2O, ये हो गया साधारण जल, ये हो गया आपको भारी जल। अकेले हैं, बैठ, अभी बैठ जाइए थोड़ा देर, समय लगेगा, अभी 10 मिनट समय लगेगा बाबू। आपको लगता है हम कहीं देखे हैं बाबू, अच्छा वही तो बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर क्या बोले, यहीं रहते हैं क्या, यहीं रहते हैं, अच्छा अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है थोड़ा सा रुकिए। देखिए यहाँ पर क्या बोले, ये क्या हो गया, H2O हो गया, मतलब क्या बोले, साधारण जल हो गया। ये क्या हो गया आपको, भारी जल। अब जानते हैं इसका पूछता परमाणु भार कितना होगा। देखिए यहाँ दो को हो गया, और इसका वो भार एक होता है। ऑक्सीजन कितना हो गया, 16 हो गया, तो 16 दो कितना हो गया, 18 हो गया। जबकि यहाँ बात करते हैं बाबू कि यहाँ देखिए दो को हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या बोले, कुछ देर पहले बोले हैं, इसका ड्यूटेरियम का जो परमाणु भार होता है कितना होता है, अरे दोनों बोले हैं जी। यहाँ पर कितना हो गया, 16, तो दो दूनी चार प्लस कितना 16, कितना हो गया, 20 हो गया। बस समझिएगा, यहाँ पर साधारण जल कितना हो गया आपको, 18, और भारी जल कितना हो गया, 20। अब देखिए दोनों का इस्तेमाल अलग अलग होता है। यहाँ इसको वो पीने में इस्तेमाल करते हैं, और इसका इस्तेमाल परमाणु रिएक्टर में करते हैं। अब किस तरह से इस्तेमाल होता है जब परमाणु रिएक्टर बताएंगे तब बताएंगे, ठीक ना। अभी हमारा टॉपिक बाबू नहीं है। तो यहाँ तक समझ में आया क्या बता रहे थे जी।
कंफ्यूज हो गया? क्या कंफ्यूज होगा बताइए? तो अपना मन में बोलिए, तब जाकर के होगा। तो समझ में आया क्या समस्थानिक क्या होगा मोटा मोटी? आप थोड़ा सा जान लीजिए समभारिक के बारे में। समभारिक इसमें क्या है ना, ये थोड़ा सा समभारिक में क्या होता है कि नाम है समभारिक, मतलब भार क्या होगा, समान होगा। और यहाँ पर परमाणु संख्या क्या होगा, अलग होगा। परमाणु संख्या क्या होगा, वो अलग अलग होगा। परमाणु संख्या अलग होगा। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ नाम था समस्थानिक, स्थान समान मतलब परमाणु संख्या क्या हो गया, समान। आप परमाणु भार क्या हो गया, अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर समभारिक बोल रहे हैं, यहाँ पर भार क्या होगा, समान होगा, आप परमाणु संख्या अलग होगा। अब समझिएगा, अगर हम मान लें कि एक तत्व एक्स लेते हैं, एक तत्व लेते हैं वाई लेते हैं, तो यहाँ पर मान लें कि 17, यहाँ पर क्या हो गया, वो 18 हो गया। और ऊपर में क्या सेम है। अगर इसका एग्जाम्पल लेना चाहिए तो सबसे अच्छा होगा कि ले लीजिए क्या, एक बार ले लीजिए कैल्शियम ले लीजिए, अगर ले लीजिए ऑर्गन, ठीक है ना। यहाँ नहीं, ऑर्गन नहीं, पोटेशियम, पोटेशियम बाबू। क्योंकि यहाँ पर कितना होता है, 20 होता है दोस्त, और यहाँ पर कितना होता है, 19 होता है, 19 होता है। तो देखिए दोनों अलग हो गया, लेकिन दोनों का अलग होता है कितना, 40। हालांकि देखिए पूरा पूरा 40 नहीं होता है, 39 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन फिर भी समझना कितना, 40। तो यहाँ पर अब क्या दिखाई दे रहा है कि ई वाला ई वाला दोनों क्या हो गया आपका, समान हो गया। मतलब परमाणु भार क्या हो गया आपको, समान हो गया। लेकिन यहाँ पर ये दोनों क्या हो गया आपको, अलग 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 हो गया। तो समभारी का सिंपल डिफिनेशन क्या देंगे कि इसमें क्या है, ये इसमें एक ही तत्व था, ये क्या है, दो डिफरेंट तत्व है। समस्थानिक में क्या था, एक ही तत्व था, ये क्या है, दो डिफरेंट तत्व है। मतलब क्या कि वैसे दो तत्व जिसका क्या होगा कि परमाणु भार समान होगा, और परमाणु संख्या क्या होगा, अलग अलग होगा। परमाणु संख्या अलग अलग और परमाणु भार समान होगा, उसे बोलते हैं समभारित। पहले इतना सा काम चल जाता था, लेकिन अब इतना सा काम नहीं चलेगा। पॉलिटेक्निक के भी एग्जाम दीजिएगा तो इतना सा काम नहीं चलता है। अब क्या पूछे, इसमें क्या क्या समान दिखाई दे रहा है बोलिएगा। इसमें आपको परमाणु भार क्या दिखाई दे रहा है, वो समान दिखाई दे रहा है। अब बोलिएगा यहाँ पर क्या है कि परमाणु संख्या अलग अलग है। परमाणु संख्या बराबर पी बराबर क्या बोले हैं बाबू, कुछ देर पहले पी बराबर बोले हैं जेड, और जेड बराबर ई बोले हैं। मतलब कि परमाणु संख्या अलग है, उसमें दोनों में अलग है ना बाबू परमाणु संख्या। सॉरी यहाँ पर जेड बाबू, परमाणु संख्या अलग, तो प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगा, अलग होगा, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या अलग होगा। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग होगा तो रासायनिक गुण समान होगा, क्या अलग होगा। रासायनिक गुण डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, रासायनिक गुण अलग हो जाएगा, लेकिन भौतिक गुण क्या होगा बाबू, सेम होगा। यहाँ पर भौतिक गुण क्या होगा आपको, सेम होगा। तो समस्थानिक और समभारिक आपको समझ में आ गया। आप समस्थानिक और समभारिक जब समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा इसमें क्या आ गया, न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा, न्यूट्रॉन की संख्या आप निकाल लीजिएगा, देखिएगा समान है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ से समझना क्या है, एक समस्थानिक समभारिक, तो मुख्य रूप से क्वेश्चन आपको समस्थानिक का समभारिक से आता है। लेकिन क्या होता है, एक होता है सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक। जब न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा तो सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा तो सम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। ये सम इलेक्ट्रॉनिक का कुछ एग्जाम्पल लीजिएगा तो समझ लीजिए क्या था। जैसे बाबू क्या है कि यहाँ पर सोडियम की बात करते हैं और हम बात करते हैं मैग्नीशियम की बात करते हैं। अगर सोडियम के क्या होता है, 2 8 क्या उतना होता है, 1 होता है। यहाँ 2 8 बाबू 2 होता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेगा तो 2 8 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 8 2 हो जाएगा, ठीक है। आप समझिए कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, दे दिया, इस पर को पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा। अब जो इसको देखेंगे बाबू तो 2 8 हो जाएगा, इन हो जाएगा। अगर ये 2 को इलेक्ट्रॉन क्या अगर किसी को दे देगा तो 2 को पॉजिटिव चार्ज चढ़ा देंगे, यहाँ पर 2 8 हो जाएगा, और 2 किसी को दे दिया। तो मतलब देखा जाए तो वर्तमान में क्या दिखाई दे रहा है कि 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 10 इलेक्ट्रॉन क्या है आपको इसमें है। यही हो गया कुछ सम सम इलेक्ट्रॉनिक, क्या हो गया, सम इलेक्ट्रॉन। ऐसी सम न्यूट्रॉनिक बना लीजिएगा, ठीक ना। तो मतलब समस्थानिक समभारिक सम इलेक्ट्रॉनिक सम न्यूट्रॉनिक मोटा मोटा समझ में आ गया है ना। अच्छा आप लोग बताइएगा, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू। नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, उसको दोबारा रिवीजन करवा देंगे। अब देखिए जब इतना समझ में आ गया तब फिर दोबारा कहाँ जाना है, जहां आपको बता रहे थे, कहां पर, यहाँ पर ग्रुप डिस्प्लेसमेंट, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट ला बता रहे थे। वर्ग विस्थापन नियम में क्या होता है, बोलता है कोई तत्व से क्या होता है, अल्फा बीटा किरण, अल्फा बीटा गामा किरण क्या होगा, निकलेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले समझिए क्या होता है, हम इससे क्या निकाल रहे हैं, अल्फा। अल्फा निकालने का मतलब क्या है कि 2 को क्या होगा,
परमाणु संख्या में कमी होगा, और 4 को क्या होगा, परमाणु भार में क्या होगा, कमी होगा। और जो यहां से अगर बाबू निकालेंगे, अगर इसे हम बीटा निकालेंगे, तो इसमें क्या होता है कि बीटा में क्या होता है कि देखिए, इसमें जो होता है परमाणु संख्या, ये क्या होता है, खाली बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए, ये जो ये होता है एक तरह क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जब ले रहे थे तो क्या बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, लगभग 0 होता है। और यहाँ पर क्या बोले कि परमाणु संख्या में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो यहाँ पर जैसे होगा बाबू ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा समझिएगा, जो नया तत्व मान ली कि वाई बनेगा, तो जेड -2 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, A-4। मतलब सिंपल भाषा में बोलेंगे, अगर एक परमाणु से, ये क्वेश्चन आगे पूछा गया है इसलिए बता रहे हैं, एक परमाणु से क्या होता है कि एक अल्फा निकलता है, तो 2 का क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या में कमी हो जाएगा, और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाएगा। जबकि अगर हम क्या करते हैं, बीटा निकालते हैं, तो द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन परमाणु संख्या में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। अब बताइए बाबू कि अगर मान लेते हैं क्या है कि इसी की हम बात करते हैं, यहाँ पर मान ली कि 90 है, यहाँ पे कितना है, 238 है। समझाने के लिए बता रहे हैं, कितना होगा भूल जाइए। अब इसमें से हम क्या किए, बीटा निकाल दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x 91 हो जाएगा, या x के जगह इसको y मान लीजिए, और यहाँ क्या हो जाएगा 238 माइनस कितना, 0। मतलब कितना हो गया, y 91 और 238। अब कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पर दोनों का भार समान हो गया। तो दोनों का भार समान हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक बीटा किरण निकलेगा, तो समभारी का निर्माण हुआ कि समस्थानिक का निर्माण हुआ। ये क्वेश्चन पूछता है कितना बीटा किरण निकलेगा तो आपको समभारी का निर्माण होगा, एगो। अरे एक कितनों निकालते रहिए, बीटा किरण निकालते रहिए, समभारिका का निर्माण होगा। लेकिन अब पूछेगा कि समस्थानिक का निर्माण होने के लिए कितना चाहिए, क्या पूछेगा, समस्थानिक का निर्माण के लिए, समस्थानिक के लिए। पहले समझिए बाबू क्या है, यार हम क्या किए हैं कि यहाँ पर एक्स था, यहाँ से क्या किए हैं, अल्फा निकाले हैं। तो अल्फा यहाँ पर समझिए क्या कि जितना भी होगा मान लीजिए यहाँ पर हम 90 ही मानते हैं, 90 मानते हैं, यहाँ पर कितना मान लिया, 238 मान लिए थे। अगर एक अल्फा निकाले तो 2 और 4 निकला बाबू। मतलब क्या हो गया कि जो नया आया कितना हो गया, 90 - 2 कितना हो गया, 88 आ गया। और यहाँ क्या हो गया, 238 माइनस कितना हो गया, 4, कितना हो गया, 234 हो गया। अब समझना क्या है, इससे हम क्या करते हैं, ये को बीटा निकाले, वो क्या चीज है, बीटा निकाले हैं। तो बीटा निकालेंगे तो 88 एक 89 हो जाएगा। अगर 2 का बीटा निकालेंगे तो 88 एक 89 क्या हो जाएगा, 90। मतलब यहाँ पर 2 बीटा निकाल लीजिए, तो फिर से दोबारा 90 आ जाएगा जी, 90 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 234 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जब निकल गया है ना एक बार, और बाद उतना ही रहेगा। तो मतलब क्वेश्चन क्या पूछेगा, कितना अल्फा और बीटा किरण निकलेगा तो आपको समस्थानिक का निर्माण होगा। एक अल्फा निकलेगा और 2 आपका बीटा निकलेगा, तब बनेगा कौन चीज, समस्थानिक। और समभारिक का निर्माण क्या होगा, कितनों बीटा निकालिए वो क्या बन जाएगा, समभारिक। तो जब ये आ गया तब क्वेश्चन पा जाते हैं बाबू। मतलब कहने का मतलब कि ई क्वेश्चन को बताने के लिए, ई क्वेश्चन को बताने के लिए लगभग क्या है, आपको आधा घंटा का लेक्चर देना पड़ा। समझ गया ना। ऐसा करते हैं आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि कुछ मिल लेते हैं, ठीक ना। बहुत दिन के बाद आए हैं मिलने के लिए, तो मिल लेते हैं। और कल आइए तो यहाँ से शुरू करेंगे, समस्थानिक समभारिक वगैरह से, रेडियो सक्रियता से। आप लोग बताइएगा दोस्त। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन नहीं समझ में आया। अच्छा, कल जब शुरू करेंगे दोस्त ना, तो यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, आपको रेडियो सक्रियता को शुरू से लेकर के चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।